हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं भूपेंद्र मेस बुक रिव्यू। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कंप्यूटर के क्लास नोट्स के बारे में। हमने आपको पहले भी बताया था और फिर वापस से बता रहे हैं हम आपको कि जो हमारे जो नोट्स हैं वो आपको मात्र 21 रुपये में मिल जाएंगे। मैंने इसका पहले भी रिव्यू बनाया था ताकि आपको पता लगे कि जब नोट्स लॉन्च किए थे तो ये मात्र 21 रुपये के थे। आज मैं इन नोट्स की जो है मैराथन लेने जा रहा हूँ। जितने भी घंटे लगेंगे अपन इसके मैराथन लेने वाले हैं। और अगर आपको अभी तक अगर आपने ये क्लास नोट्स के पीडीएफ फॉर्म में अगर मुझसे प्राप्त नहीं किए हैं, काफ़ी बच्चों ने मुझसे प्राप्त कर लिए हैं। लगभग 200-250 बच्चों ने एनरोल किया था और उन्होंने ये 21 रुपये मात्र यहाँ पर पीडीएफ मेरे से ली है। और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के बाद आप इस मैराथन को देख लेंगे। मैं एक एक अक्षर के साथ आपको पूरी पीडीएफ यहाँ पर याद करवाने वाला हूँ। बिल्कुल क्लास नोट्स हैं। और ये 21 रुपये जो आप ऑनलाइन करेंगे वो करेंगे आप 9461। मैं दोबारा से लिख देता हूँ। इसमें जो नंबर रहेंगे मेरे वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 9461620570। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर भी हैं और यही मेरे फ़ोनपे और पेटीएम नंबर भी यही है। तो आप इस पर 21 रुपये ऑनलाइन करके आप मुझे व्हाट्सअप कर देंगे और हाथों हाथ में आपको यहाँ पर पीडीएफ सेंड कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए अपन इसके मैराथन शुरू कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये कंप्यूटर क्लास नोट्स हैं। ये राजस्थान पटवारी पुलिस अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा ग्रेड 4 ग्राम सेवक अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। फ़िलहाल ये अगले महीने जो अपने एग्ज़ाम है पटवारी का, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अपन 15 क्वेश्चनों का यहाँ पर ये मार्केट है जिसको अपन पढ़ने वाले हैं। 15 क्वेश्चन सिलेबस के हिसाब से है। पूरा आपको कंप्लीट तरीके से यहाँ पर पढ़ा दिया जा रहा है, देख सकते हैं आप लोग। तो अपन शुरू करेंगे आज यहाँ पर कौन सा टॉपिक। आपके टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं हम कंप्यूटर का सामान्य परिचय। अब कंप्यूटर का सामान्य परिचय क्या होता है, कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें होती है। तो कंप्यूटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर से इनपुट प्राप्त करती है, इसे प्रोसेस करती है तथा हमें आउटपुट प्रदान करती है। इनपुट से प्रोसेस होता है और प्रोसेस के बाद हमारे को क्या होता है, आउटपुट होता है। यानी कि हम सबसे पहले उसमें इनपुट डालते हैं, फिर वो प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद फिर हमें आउटपुट यहाँ पर मिलता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को यहाँ पर? तो यहाँ पर इनपुट देंगे, फिर प्रोसेस होगा, फिर आपके आउटपुट निकल कर आएगा। तो इस प्रकार से ये आपके कंप्यूटर प्रोसेस करता है। फिर इसके बाद अगर अपन बात करें यहाँ पर कि कंप्यूटर एक मशीन है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलती है। यानी कि डेटा से किस में ट्रांसफ़र होता है, ये इन्फॉर्मेशन में। तो क्वेश्चन आ रखा है एग्ज़ाम में कि कंप्यूटर एक मशीन है, तो कंप्यूटर किस प्रकार की मशीन है, इलेक्ट्रिकल है कि मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक है और इलेक्ट्रो मैकेनिकल है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर कि कंप्यूटर एक कौन सी मशीन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर मशीन यहाँ पर हो जाती है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पर कि कंप्यूटर शब्द का प्रथम जो प्रयोग जो है वो किसने किया था। कंप्यूटर शब्द का जो प्रथम प्रयोग है वो है रिचर्ड ब्रैथवेट ने यहाँ पर किया था। और इनकी बुक थी 1613 में छपी थी, द यंग मैन ग्लिंस के। इस प्रकार से कोई बुक थी इनकी जिसके अंदर ये इन्होंने कंप्यूटर शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया था। अब इसके बाद अपन कंप्यूटर शब्द की जो है व्याख्या करते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर शब्द की जो व्याख्या है, कंप्यूट प्लस ई आर से मिलकर बना है, जिसमें कंप्यूट का मतलब होता है गणना और ई आर का मतलब होता है गणना करने वाला, मतलब करने वाला। ई आर का मतलब क्या होता है यहाँ पर, करने वाला। इसके अलावा यहाँ पर कॉम प्लस प्यूटर या फिर रेकॉन बोलते हैं इसको। कम का मतलब के साथ होता है, प्यूटर का मतलब होता है गणना करना। तो इसके कई सोर्सेज हैं, इसको इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्या है क्या नहीं है चीज़ें। और कंप्यूटर शब्द की जो हमारे सामने जो यहाँ पर जो उत्पत्ति है वो कैसे होती है वो देखें। वो इंग्लिश से भी होती है और लैटिन भाषा से भी होती है। इंग्लिश के तो कंप्यूट शब्द से होती है और लैटिन के कंप्यूटर से होता है। और दोनों का अर्थ ही क्या होता है, आपका गणना करना होता है। कंप्यूटर का जो हिंदी नाम है गणना करने वाला, संगणक भी अपन इसे बोलते हैं, परिकलित्र भी इसे बोलते हैं और अभिकलित्र भी अपन इसे बोलते हैं। तो कई सारे नाम जो है कंप्यूटर के इस प्रकार से हमारे को देखने को मिलते हैं। आगे देखेंगे अपन यहाँ पर कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति है वो किस भाषा से हुई, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर, लैटिन। यानी कि लैटिन भाषा से कंप्यूटर शब्द की क्या हुई है, यहाँ पर उत्पत्ति हुई है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट से हुई है, यह किस भाषा का शब्द है, तो यह इंग्लिश भाषा का शब्द है। कंप्यूट से हुई है तो इंग्लिश भाषा का शब्द है। और कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा का कंप्यूटर
अभी मैंने ऊपर बताया था आपका कंप्यूटेयर, ये लैटिन भाषा का शब्द है, और कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है, वो है इंग्लिश भाषा का शब्द है, ठीक है। कंप्यूटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, सिलिकॉन सैपियंस। कंप्यूटर का जो वैज्ञानिक नाम है उसे क्या बोलते हैं अपन, सिलिकॉन सैपियंस अपन यहाँ पर इसे बोलते हैं। आगे देखेंगे अपन यहाँ पर, कंप्यूटर को चलाया जा सकता है, क्वेश्चन है आपके सामने, कंप्यूटर को चलाया जा सकता है, मनुष्य के द्वारा चलाया जा सकता है और मनुष्य द्वारा बनाए गए प्रोग्राम के द्वारा चलाया जा सकता है। मनुष्य के द्वारा चलाया जाएगा तो उसे कहा जाएगा यूजर, उसे कहा जाएगा ह्यूमन वेयर, उसे कहा जाएगा एडूसर। और मनुष्य के द्वारा बनाए गए प्रोग्राम के द्वारा अगर कंप्यूटर चलाया जाता है तो उसे बोलते हैं चैटबॉट। आपको पता है ये जो आजकल टेलीग्राम पर काफ़ी चैटबॉट चलते हैं, तो वो कोई मनुष्य नहीं चलाता है, कोई दूसरा ही उसके द्वारा कोई प्रोग्राम्ड किया हुआ है, उसी को ही चलाया जाता है। फिर आपने देखा होगा कि एक कैप्चा आता है। कैप्चा का मतलब जो होता है, आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई फॉर्म भरते हो तो आप रोबोट है या नहीं है उसको देखने के लिए वो कुछ कैप्चा देता है, जिसमें आपको कुछ शब्द लिखने होते हैं, तब जाके वो लॉगिन होता है। तो अभी कैप्चा जो होता है वो कम्प्लीटली, इसकी फुल फॉर्म जो होती है, कम्प्लीटली ऑटोमेटिक पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन पार्ट, इसकी क्या होती है, कंप्लीट से फुल फॉर्म यहाँ पर हमारे को देखने को मिलती है। अब इसके बाद अपन बात करेंगे यहाँ पर कंप्यूटर के आधारभूत कार्य। कंप्यूटर के जो हम आधारभूत कार्य करने वाले हैं यहाँ पर, वो देखने वाली बात है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कंप्यूटर के जो आधारभूत कार्य है उसमें इनपुट है, एक दो प्रोसेस है, आउटपुट है, स्टोर है और फिर उसके बाद कंट्रोल है। इसको हम शॉर्ट में देखें तो IPOSC बोलते हैं, IPOSC, ठीक है, IPOSC यानी कि इनपुट इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोर और कंट्रोल। तो ये इसके आधारभूत क्या होते हैं, कार्य होते हैं। अब अपन बात करेंगे यहाँ पर कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है यहाँ पर, ये देखने वाली बात है, कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की विशेषताओं में बात करें तो इसमें स्पीड होती है, इसमें एक्यूरेसी होती है, इसमें स्टोरेज कैपेसिटी भंडारण क्षमता होती है, ऑटोमेशन होता है जिसे स्वचालन कहते हैं, इसे डिलीजेंसी बोलते हैं, अक्षर क्षमता होती है, वर्सेलिटी बोलते हैं, विविधता होती है इसके अंदर, रिलायबिलिटी होती है, विश्वसनीयता इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो हमारे को यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा इसमें गोपनीयता भी हमारे को देखने को मिलती है इसकी विशेषताओं के अंदर। अब आगे देखेंगे कंप्यूटर की कमियां। अब कंप्यूटर की कमियां क्या क्या है वो देखने वाली बात है। यहाँ पर कंप्यूटर की जो अपन कमियां देखेंगे यहाँ पे, कंप्यूटर की कमियां, नो IQ, बुद्धिहीन होता है ये, IQ बिल्कुल भी नहीं होता है, 0 IQ होता है। क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे कल को मान लो एग्जाम में कि भाई जो कंप्यूटर की जो IQ होता है, तो कंप्यूटर का IQ कितना होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, कंप्यूटर का IQ 0 होता है, जिसमें नो फीलिंग्स होती है, भावना रहित होता है, कोई फीलिंग नहीं होती, सीमित मेमोरी होती है, विद्युत पर निर्भरता रहती है और वायरस से खतरा इसमें रहता है, और गीगो रहता है। गीगो मतलब इसमें जो कमियाँ हैं, गार्बेज इन और गार्बेज आउट चलता ही रहता है। इसके अलावा अगर अपन आगे देखें कंप्यूटर के अनुप्रयोग, कंप्यूटर के अनुप्रयोग की अगर अपन बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में इसका यूज़ किया जाता है, अनुसंधान के क्षेत्र रिसर्च में इसका यूज किया जाता है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसका यूज़ किया जाता है, रक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, इसके अलावा चिकित्सा में, कृषि में, मनोरंजन में, बैंकिंग में और इसके अलावा परिवहन में। UPI बार बार अपन UPI से पेमेंट करते हैं, तो इसका मतलब UPI की फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है। तो एक्स्ट्रा में UPI की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसकी क्या होती है आपके फुल फॉर्म यहाँ पर होती है। इसके अलावा अपन यहाँ पर कुछ तथ्य और देखने वाले हैं, महत्वपूर्ण तथ्य है यहाँ पर, वो ये है कि महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है आपके 2 सितंबर को। 2 सितंबर को आपको कंप्यूटर साक्षरता दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। आगे समझ में बात आप लोगों को। और क्योंकि ऐसे भी याद था कि 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, उसी के तर्ज पर यहाँ पर कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। शुरुआत 2001 से हुई है। नीति NIIT की 20वीं वर्षगांठ पर, मतलब ये जो साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को, ये NIIT की 20वीं वर्षगांठ पर इसको बनाया गया। NIIT का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका लक्ष्य है डिजिटल साक्षरता और कंप्यूटर को कौशलों को बढ़ावा देने के लिए। इसकी शर्त क्या है यहाँ पर, इसकी शर्त की आवश्यकता ऐप्स का प्रयोग करने की जानकारी होना। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और हैं यहाँ पर, उसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है, आपका 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। सोशल मीडिया दिवस आपके 30 जून को मनाया जाता है। कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं। मैकेनिकल कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं। आधुनिक कंप्यूटर के पिता एलन ट्यूरिंग को बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के पिता एलन ट्यूरिंग को ही बोलते हैं। दोनों चीज़ें आपके सामने यहाँ पर है।
इसके अलावा अपन और इसके अंदर फैक्ट्स देखना चाह रहे हैं। यहाँ पर फैक्ट्स है, भारतीय कंप्यूटर के पिता रंगास्वामी नरसिंगम, कंप्यूटर की जननी है एडा लवलेस, दुनिया की प्रथम प्रोग्रामर, सुपर कंप्यूटर के पिता सैमोर क्रे, भारतीय सुपर कंप्यूटर के पिता विजय पांडुरंग भटकर है, लैपटॉप के जनक हैं आपके एडम जो है आपके ऑसबर्न है, मोबाइल के जनक मार्टिन कूपर है, पर्सनल कंप्यूटर के जनक रॉबर्ट एडवर्ड हेनरी आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल है। आगे देखेंगे अपन यहाँ पर जो दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो देखने वाली बात है। दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियाक है, एनियाक बोलते हैं इसको, जो फुल फॉर्म है इसकी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसका जो विकसित किया गया वो 1945-46 में अमेरिका में इसे विकसित किया गया, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका में इसको विकसित किया गया। जनक थे इसके जेपी एकर्ट और जॉन मार्शली। और दूसरी बात यह है कि इसमें लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, ठीक है, 18 के। इसके बाद अपन कुछ और बातें यहाँ पर करने वाले हैं, उसको समझेंगे आप लोग। भारत में स्थापित प्रथम कंप्यूटर HEC-2M है, जो हेलरिथ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के नाम से इसे जाना जाता है। 1956 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में इसे स्थापित किया गया, इसे ब्रिटेन से मंगाया गया था। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। पहला स्वदेशी कंप्यूटर TIFRAC है, यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। 1956 में विकसित किया गया। प्रमुख व्यक्ति है रंगास्वामी नरसिंगम। इसे 8700 वैक्यूम ट्यूब को लगाया गया इसके अंदर। बहुत बढ़िया बात है। अब इसके आगे बात करते हैं अपन यहाँ पर कि प्रथम भारतीय माइक्रो कंप्यूटर किसने बनाया, किसका है, कौन सा है, नाम क्या है? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इसका नाम है। 1986 में इसे विकसित किया गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया। प्रधान डाकघर और बेंगलुरु में ये स्थापित है। समझ में आएगी बात। अब कुछ क्वेश्चंस पे अपन यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है। प्रथम भारतीय कंप्यूटर कौन सा था? तो सिद्धार्थ था। प्रथम भारतीय सुपर कंप्यूटर की बात करें तो परम 8000 था, लेकिन प्रथम ओनली भारतीय कंप्यूटर की बात करें तो सिद्धार्थ, और प्रथम भारतीय सुपर कंप्यूटर की बात करें तो परम 8000। समझ में आएगी बात आप लोगों को। आगे देखेंगे अपन यहाँ पर, फैक्ट बहुत जोरदार है। भारत में स्थापित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो HEC-2M है यहाँ पर, ठीक है। आगे चलो, आगे देखेंगे अपन यहाँ पर। भारत की सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु को कहा जाता है। विश्व की सिलिकॉन सिटी कैलिफोर्निया USA को कहा जाता है। नेपाल का पहला कंप्यूटर IBM 1401 है, और जापान का पहला कंप्यूटर NEAC 1101 यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ क्या है, हार्डवेयर का विकास कैसे हुआ, कुल पीढ़ियाँ 5 है तो कैसी है, इन सब चीज़ों को अपन यहाँ पर देखने वाले। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ जो है अपन शुरुआत करेंगे। उसके पहले मैं वापस से फिर बता दूं आपको, अगर ये PDF आपको PDF फॉर्म में चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे 9461620570। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है और ये पेटीएम नंबर भी है। और मात्र आपको 21 रुपये में आपको ये पूरी PDF मिल जाएगी। साथ में आपको कुछ क्वेश्चन है 100, 150, 200 क्वेश्चन की भी साथ में PDF मिलेगी। तो आप फटाफट से एनरोल कीजिए। लगभग 250 बच्चों ने मेरे से ये PDF खरीद चुके हैं, तो आप भी पीछे नहीं रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास में है। जितना जल्दी आप इसमें अपना अच्छा कर सकते हैं, कंप्यूटर बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन आते हैं और बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, और डायरेक्ट आपके नंबर्स दिलाने वाले क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो अपन अब स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर पीढ़ियाँ। अब पीढ़ियों की बात करें अपन यहाँ पर, तो कुल पीढ़ियाँ कितनी है आपके सामने? कुल पीढ़ियाँ है 5। तो मैं पाँचों को एक साथ यहाँ पर ले लेता हूँ। अब 5 पीढ़ियाँ अपन ने एक साथ यहाँ पर ले ली है, तो सारा एक क्या है, एक पूरा इसमें आ जाएगा आपके, ठीक है। अब देखेंगे अपन यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, और अभी कौन सी चल रही है आपके 5वीं पीढ़ी। समय सीमा की बात करें तो समय सीमा कई बार पूछ ली जाती है। प्रथम पीढ़ी की समय सीमा है 1942-56। इसका मुख्य उपकरण है वैक्यूम ट्यूब। मेमोरी है इसकी मैग्नेटिक ड्रम। इसकी भाषा रहेगी मशीनी भाषा। ऑपरेटिंग भाषा की बात करें तो बैच प्रोसेसिंग OS रहेगा। उदाहरण की बात करें तो ENIAC, IBM, यूनिवेक और एडसेक यहाँ पर आपके उदाहरण इसके हो जाते हैं प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ द्वितीय पीढ़ी की, तो समय रहेगा इसका 1956 से 1965 का। इसमें मुख्य उपकरण क्या लगाया जाएगा? ट्रांजिस्टर। मेमोरी रहेगी इसके अंदर मैग्नेटिक टेप की, और भाषा रहेगी इसके अंदर आपके असेंबली वाली भाषा। ऑपरेटिंग भाषा की बात करें तो इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग OS रहेगा। और उदाहरण की अगर बात करें तो IBM 1401 और हनीवेल 200 यहाँ पर आपके चीज़ें यहाँ पर रहने वाली है। समझ में आ गई आप लोगों को बात यहाँ पर। तृतीय पीढ़ी की बात करें तो इसका समय रहेगा 1965 से 1975 तक।
इसमें जो मुख्य उपकरण लगाया गया वो आईसी लगाया गया। आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर मेमोरी की, तो मेमोरी यहाँ पर यूज की गई है मैग्नेटिक डिस्क की। भाषा की बात करें तो उच्च स्तरीय भाषा फॉर्ट्रान कोबाल यहाँ पर यूज किया गया है। ऑपरेटिंग भाषा की बात करें तो यहाँ पर टाइम शेयरिंग ओएस यूज किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर उदाहरण की बात करें तो PDP-8, PDP-11 और PDP-NCR यहाँ पर यूज किया गया है। ये बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पर। अब अपन चतुर्थ जो है पीढ़ी की अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। चतुर्थ पीढ़ी क्या कहती है हमारे से? चतुर्थ पीढ़ी जो स्टार्ट होती है वो आपके 1975 से 89 तक यहाँ पर रहती है। इसमें जो मुख्य उपकरण यूज किया गया है वो है माइक्रो प्रोसेसर। इसमें मेमोरी यूज की जा रही है आपके ऑप्टिकल डिस्क वाली। ये कई बार क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, है ना। भाषा यूज है उच्च स्तरीय भाषा, जिसमें C और पास्कल यूज की जाएगी। ऑपरेटिंग भाषा की बात करें तो रियल टाइम ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यहाँ पर यूज किया गया है। उदाहरण की बात करें तो एप्पल सेकंड, PC और लैपटॉप यहाँ पर आ चुके थे इस वाली भाषा में। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर पाँचवीं। समय है 1989 से अब तक जो पीढ़ी चल रही है वो अभी यही चल रही है आपके सामने। इसमें मुख्य उपकरण नॉलेज प्रोसेसर स्टार्ट करती है। मेमोरी, ऑप्टिकल डिस्क, SSD और OSB यहाँ पर USB यहाँ पर यूज कर दिया है। भाषा जो उच्च स्तरीय भाषा, जिसमें प्रोलॉग और एलिप्स जो करके है यहाँ पर यूज की गई है। इसके अलावा यहाँ पर ऑपरेटिंग भाषा में पैरेलल प्रोसेसिंग OS यूज किया गया है पाँचवीं पीढ़ी में। और उदाहरण में स्मार्टफोन, PC, टैबलेट वगैरह यहाँ पर आ चुके हैं। अब कई बार क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में वो यहाँ से भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे आप। तीसरी पीढ़ी का मुख्य प्रोसेसिंग उपकरण क्या है? तो तीसरी पीढ़ी का मुख्य प्रोसेसिंग उपकरण है एकीकृत मतलब IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। बहुत बढ़िया यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ट्रांजिस्टर जो था वो तो सेकंड में आया था। वैक्यूम ट्यूब जो था आपके निर्वात नलिका उसमें आया था, वॉल्व में। और चतुर्थ पीढ़ी में आपके माइक्रो प्रोसेसर आया था। जबकि चौथे में एक जो है आपके यहाँ पर तीसरी पीढ़ी जो यूज कर रहे हैं आपके, तीसरी पीढ़ी में, ये चतुर्थ नहीं आएगा, तीसरी पीढ़ी आएगा आपके ना। तीसरी पीढ़ी में आपके एकीकृत पर यानी कि IC यहाँ पर यूज कर ली गई थी। तो यहाँ पे बताऊँ मैं आपको, ये तीसरी पीढ़ी आपके सामने यहाँ पर आ चुकी है। तीसरी पीढ़ी में जो आपके IC यूज किया गया वो कौन सा मुख्य उपकरण क्या था? IC। समझ में आएगी बात? कौन सी पीढ़ी में आ गया ये? IC तीसरी पीढ़ी में आपके आ गया था। तो यहाँ पर यही चीज़ें हैं, थोड़ा सा यहाँ पे थर्ड लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चंस की कि एप्पल सेकंड निम्न में से किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? चौथी पीढ़ी का है, ठीक है। AI का जनक कौन है? मैकार्थी है। AI का जनक भी मैकार्थी कई बार पूछ लिया जाता है। अब अपन बात करते हैं कंप्यूटर के प्रकार के बारे में। कंप्यूटर के प्रकार क्या होते हैं वो देखने वाली बात हो जाती है। कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, 3 आधार पर होते हैं। एक तो तकनीकी के आधार पर, एक आकार के आधार पर और एक आपके उद्देश्य के आधार पर। तकनीकी आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, एक एनालॉग होता है, डिजिटल होता है और एक हाइब्रिड होता है, ठीक है। 3 प्रकार का आपके यहाँ पर कंप्यूटर देखने को मिलता है, एनालॉग, डिजिटल और एक हाइब्रिड। जबकि आकार के आधार पर माइक्रो, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ये 4 कंप्यूटर आपके आकार के आधार पर होते हैं, ठीक है। उद्देश्य के आधार पर बात करें तो सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर और विशिष्ट उद्देश्य के कंप्यूटर यहाँ पर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कंप्यूटर का यहाँ पर डिवाइडेशन किया गया है। आगे देखते हैं अपन यहाँ पर कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, इसके बारे में समझते हैं अपन। एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग डेटा, भौतिक राशियों को मापने का कार्य करते हैं, उन्हें एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। एनालॉग डाटा भौतिक राशियाँ जिसे कहते हैं, ऐसा डेटा जो समय के साथ बदलता रहे उसे एनालॉग डाटा कहा जाता है। जैसे तापमान, दाब, रक्तदाब, हृदय दर और ये पारा, तो ये सब कौन से होते हैं? आपके एनालॉग होते हैं। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर डिजिटल। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? ऐसे कंप्यूटर जिसमें दिए गए इनपुट को 0 और 1 में बदलकर प्रोसेसिंग की जाती है। यह कंप्यूटर गणना करने के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेनफ्रेम कंप्यूटर इसके अंदर यहाँ पर आते हैं। सुपर कंप्यूटर भी इसके अंदर आता है। हाइब्रिड कंप्यूटर की अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो एनालॉग कंप्यूटर प्लस डिजिटल कंप्यूटर। अगर एनालॉग में डिजिटल कंप्यूटर ऐड कर लें तो वो हाइब्रिड कंप्यूटर हो जाता है। ऐसे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग कंप्यूटर तथा डिजिटल कंप्यूटर के दोनों के गुण क्या हो? विद्यमान हो, जैसे पेट्रोल पंप की मशीन, जैसे ECG की मशीन, तो ये सब क्या होते हैं? आपके हाइब्रिड कंप्यूटर यहाँ पर होते हैं। अब अपन बात करें यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर के बारे में कि माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। ऐसे कंप्यूटर जिनमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है, जिन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। शुरुआत इसकी 4th जनरेशन से हो गई थी। अन्य नाम इसका कंप्यूटर ऑन ए चिप भी इसे कहा जाता है। आगे अपन बात करने जा रहे हैं यहाँ पर
कि इसकी विशेषताएं क्या होती है। पोर्टेबल होते हैं, इस जिनका स्थान आसानी से बदला जा सकता है। सिंगल यूजर होते हैं जिसमें एक समय पर एक ही व्यक्ति कार्य कर सके। मल्टीटास्किंग होते हैं, एक समय में कई कार्य कर सकता है एक साथ यहाँ पर, ठीक है। एग्जाम्पल्स के लिए पीसी हो गया, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, पीडीए हो गया, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट हो गया मतलब पीडीए, और एक या फिर स्मार्टफोन। इसे आप कहीं पर भी कैसे भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद अपन यहाँ पर पीसी के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं पूरी की पूरी। पीसी जो है आपके सामने यहाँ पर, पीसी की फुल फॉर्म होती है आपके पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर का अन्य नाम है डेस्कटॉप कंप्यूटर, फैमिली कंप्यूटर। डेस्कटॉप जो स्क्रीन दिखाई देती है उसे डेस्कटॉप कहते हैं। जनक इसके हैं रॉबर्ट एडवर्ड हेनरी, ठीक है। इसके प्रकार दो होते हैं, पीसी 80 और पीसी एक्सटी। पीसी 80 का मतलब है पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी, और पीसी एक्सटी का मतलब है पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंड टेक्नोलॉजी, अपन इसे यहाँ पर कह देते हैं। तो इस प्रकार से चीज़ें हमारे को देखने को मिलती है। लैपटॉप के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन हमारे को देखने को मिलते हैं। तो लैपटॉप के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं कि इसमें जो स्क्रीन, कीबोर्ड और माउस, सीपीयू एक साथ होता है। इसमें लिथियम आयन बैटरी का यूज़ किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी बैटरी का यूज़ किया जाता है? लिथियम आयन बैटरी का यहाँ पर यूज किया जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिस्टम है। लिथियम आयन बैटरी का यहाँ पर यूज किया जाता है। इसमें माउस के समान कार्य करने के लिए टच पैड का उपयोग किया जाता है। जनक इसके एडम ऑसबर्न। दुनिया का प्रथम लैपटॉप 1981 में एप्सन कंपनी द्वारा जारी किया, ठीक है। आगे बढ़ो, यहाँ पर मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर में अंतर, ठीक है। मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर में अंतर देखते हैं। मिनी का मतलब ऐसे कंप्यूटर जो माइक्रो कंप्यूटर से बड़े और मेन फ्रेम से छोटे होते हैं, और ऐसे कंप्यूटर जो मिनी कंप्यूटर से बड़े और सुपर कंप्यूटर से छोटे होते हैं। अन्य नाम इनको मिड रेंज बोलते हैं और इनका अन्य नाम बिग आयरन होता है। पहला मिनी कंप्यूटर PDP-8 है और पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर IBM है, जो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जिसे अपन यहाँ पर बात करते हैं। मिनी कंप्यूटर का उपयोग छोटे संस्थानों में डाटा को स्टोर करने में उपयोगी होता है, जबकि बड़े संस्थानों में डाटा का स्टोर करने में मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है। तो ये एक छोटा मोटा सा था यहाँ पर इसका सिस्टम। IBM थोड़ा सा अपन देख लेते हैं IBM क्या है यहाँ पे। IBM का मतलब है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बोलते हैं। अमेरिका की प्रसिद्ध कंपनी, IT कंपनी है। अन्य नाम इसका बिग ब्लू भी इसे अपन कहते हैं। कौन सा ब्लू? बिग ब्लू। बिग ब्लू अपन इसे यहाँ पर कहते हैं। मिनी और मेन फ्रेम दोनों कंप्यूटर सर्वर की तरह कार्य करते हैं। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे सुपर कंप्यूटर पे थोड़ी सी अपन यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि सुपर कंप्यूटर कितना सुपर है आपके लिए। सुपर कंप्यूटर जिसके जनक सेमोर क्रे है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि सुपर कंप्यूटर के जो जनक है वो है सेमोर क्रे। आकार में सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं, सबसे शक्तिशाली है, मल्टी यूजर्स हैं, एक समय पर एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं, मल्टी प्रोसेसर होता है, इसमें उच्च भंडारण और प्रोसेसिंग क्षमता इसके अंदर होती है, और भी कई सारी इसमें विशेषताएँ होती है। देखने वाली बात यह है, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 1964 में आया था, और फेमस जो रहा है, तो ये गया था, लेकिन अपन को याद कौन सा करना है? क्रे फर्स्ट, है ना। क्रे फर्स्ट 1976 में आया था, जिसका विकास CRC के द्वारा किया गया, जिसमें क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा इसका विकास किया। क्वेश्चन तो ये आएगा क्रे वाला, वो वाला नहीं आता क्योंकि वो सक्सेस नहीं हुआ था। क्रे फर्स्ट वाला क्वेश्चन बार बार आता है। तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे फर्स्ट। अगर फिर भी अगर CDC 6600 दिखे तो फिर आप उसको टिक करके आना, ठीक है। चलो भारत में देख लेते हैं थोड़ी सी चर्चा इसकी, कि भारत का पहला जो सुपर कंप्यूटर है वो फ्ला साल्वर है, जो 1980 में आया था। विकास NIL ने किया था, नेशनल एरोस्पेस लिमिटेड, जो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलोर में। परम 8000 भी आया था, जो 1991 में आया था। इसका विकास CDEC ने किया था, जो सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग है। इसका पूरा नाम पैरेलल मशीन अपन इसे बोलते हैं। परम का पूरा नाम क्या है? पैरेलल मशीन। और CDEC का जो हेड क्वार्टर है, वो हेड क्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? हेड क्वार्टर आपको मिलने जा रहा है यहाँ पर पुणे में। कहाँ मिलेगा आपको? पुणे में। यहाँ पर इसका हेड क्वार्टर यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब इसके बाद अपन आगे देखते हैं यहाँ पर वर्तमान में सबसे तेज़ कंप्यूटर वगैरह सारी चीज़ें आपके सामने हैं। वर्तमान में सबसे तेज़ कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कौन सा है? विश्व में तो है फ्रंटियर, जो अमेरिका का है। इसका विकास HP यानी कि ह्यूलेट पैकार्ड जो कंपनी है उसने किया था। स्पीड इसकी है 1.1 एक्जाफ्लॉप्स, इसकी स्पीड रखी गई है। भारत में कौन सा है? भारत में जो है आपके एरावत है, जिसका विकास CDEC ने किया है। विश्व का 75वां स्थान है इसमें, और स्पीड इसकी है 13.87 पेटाफ्लॉप्स, इसकी स्पीड यहाँ पर रखी गई है। चलो कुछ बातें हैं जो भी कर लेते हैं। उसको करने से पहले मैं आपको फिर बता दूँ, ये PDF आपको मात्र 21 रुपये में मिलने वाली है, ये बात का ध्यान रखना।
और आपको ये व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ और यही पेटीएम नंबर है, इसी पे आपको व्हाट्सअप करना है, पेटीएम करना है और आपको ये पीडीएफ प्राप्त करनी है। स्क्रीनशॉट भेज देंगे आप मेरे को, ताकि आपको 9461620570 ये मेरे नंबर है। मात्र 21 रुपये में आपको पूरा कंप्यूटर यहाँ पर पढ़ा दिया जा रहा है, ठीक है। और इसकी पीडीएफ भी आप प्राप्त कर लीजिए। अब देखेंगे अपन यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सुपर कंप्यूटर की अगर अपन यहाँ पर बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण सुपर कंप्यूटर ये सारे जो हैं इसको देख लेते हैं। एक तो है वाटसन जो आईबीएम का सुपर कंप्यूटर है, एक डीप ब्लू है जो आईबीएम का भी सुपर कंप्यूटर है। इसी तरह सागा है जो इसरो का है, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। एक एका है जो टाटा ग्रुप का सुपर कंप्यूटर है। एक पेस है जो डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का सुपर कंप्यूटर है। एक है अनुपम जो बार्क का है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये इसका अनुपम सुपर कंप्यूटर आपके सामने अवेलेबल यहाँ पर हो जाता है। आगे बात करेंगे अपन यहाँ पे कि कंप्यूटर का जो नाम है वो है, और इधर स्पीड इकाई। माइक्रो कंप्यूटर की जो इकाई है वो हर्ट्ज में मापी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। मिनी कंप्यूटर की जो इकाई स्पीड मापी जाती है वो है आपके KIPS में, यानी कि किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में। मेन फ्रेम की मापी जाती है MIPS में, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में। सुपर कंप्यूटर की मापी जाती है फ्लॉप्स में, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई साहब, बहुत ज़्यादा। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार, बहुत बढ़िया। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के आधार पर जो प्रकार होते हैं, एक तो सामान्य उद्देश्य के होते हैं और एक विशिष्ट उद्देश्य के होते हैं। सामान्य उद्देश्य उसे कहते हैं जैसे कंप्यूटर जो सामान्य घरेलू कार्यों को करने के लिए बनाए जाते हैं। आगे समझ में बात आप लोगों को, जो सामान्य कंप्यूटर सामान्य काम करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे माइक्रो कंप्यूटर। और विशिष्ट उद्देश्य वाले कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जो किसी कार्य को करने के लिए, विशेष कार्य को करने के लिए बनाए जाते हैं, डेडिकेटेड, समर्पित होते हैं किसी कार्य को, जैसे कैलकुलेटर हो गया, सुपर कंप्यूटर, इस प्रकार से, ठीक है। अब अपन कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। कंप्यूटर के पार्ट्स, एक तो होता है हार्डवेयर और एक होता है आपके सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर उसे कहते हैं जिसे छू सकते हैं, जिसे छू नहीं सकते उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। हार्डवेयर में इनपुट डिवाइस आती है, आउटपुट डिवाइस आती है, स्टोरेज डिवाइस आती है और एक मदरबोर्ड आता है। तो ये सारी चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं किसके अंदर, हार्डवेयर के अंदर। और सॉफ्टवेयर में आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे और एक MS ऑफिस पढ़ेंगे, जिसमें आप वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो अब अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस क्या है, कैसे है, चीज़ों को समझते हैं अपन। इनपुट डिवाइस ऐसे हार्डवेयर जिनके माध्यम से कंप्यूटर में डाटा एंटर किया जाता है, बहुत बढ़िया। डाटा को कंप्यूटर में भेजना ये इनपुट डिवाइस का काम होता है। इनपुट किए जाने वाले डाटा को मशीन को समझने योग्य भाषा में बदलना इसमें होता है। इनपुट डिवाइस के प्रकार, इनपुट डिवाइस के अगर प्रकार की मैं बात करूँ तो सामान्य इनपुट डिवाइस और एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होती है। सामान्य इनपुट डिवाइस में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बातचीत चलेगी, जिसमें कीबोर्ड आ गया, स्कैनर आ गया, OCR आ गया, OMR आ गया, BCR आ गया, MICR आ गया, QR आ गया, MIC आ गया, माइक, MIDI आ गया, RFID आ गया और वेब कैमरा आ गया। तो ये सामान्य इनपुट डिवाइस होते हैं। ये सबको अलग अलग पढ़ेंगे अपन अभी। और ऐसी डिवाइस जिनके माध्यम से पॉइंटर को कंट्रोल किया जाता है, जैसे माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया जो गेम में यूज़ की जाती है, स्टाइलस हो गया जो बोर्ड पर यूज़ किया जाता है, और मैं जिस चीज़ से आपको पढ़ा रहा हूँ वो भी स्टाइलस ही है। लाइट पेन है, टच पैड है, ट्रैक बॉल है और डिजिटाइजर है, ठीक है। तो इस प्रकार से पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस हो जाती है और ये सामान्य इनपुट डिवाइस इधर की तरफ हो जाती है। अपन इन सबको अलग अलग तरीके से यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं और सारी चीज़ों को पढ़ेंगे अपन यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले अपन कीबोर्ड के बारे में बात करेंगे। अब अपन यहाँ पर कीबोर्ड की बात कर लेते हैं। कीबोर्ड क्या है, यह CUI आधारित है, इनपुट डिवाइस है ये। CUI का मतलब है कैरेक्टर यूजर्स इंटरफेस, अपन इसे कहते हैं। इसमें अक्सर, कैरेक्टर का मतलब अक्सर हो गया, यूजर्स उपयोगकर्ता, इंटरफेस का मतलब जुड़ना यहाँ पर हो चुका है। इसके जो जनक हैं वो है क्रिस्टोफर लाथम सॉल्स, कीबोर्ड के जनक। लेआउट का मतलब इसके क्या क्या लेआउट रहते हैं, क्या क्या इसके, एक तो एजर्टी होता है, एक डेवारक होता है, एक क्वार्टी होता है। अपन भारत में अधिकतर क्वार्टी यूज करते हैं, आपको पता है अच्छे तरीके से। और कुछ कीज़ के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पर कुछ कीज़ के बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड की जो प्रथम की है वो है एस्केप। कौन सी की है आपके, एस्केप यहाँ पर होती है, ठीक है। आखिरी की एंटर होती है। सबसे बड़ी की जो होती है वो स्पेस बार होती है, ठीक है। सबसे बड़ी की कौन सी होती है, स्पेस बार। देखो प्रथम की, अगर प्रथम की पूछे तो एस्केप, आखिरी की पूछे तो एंटर, और सबसे बड़ी की पूछे तो स्पेस बार।
पहली अक्षरात्मक की जो है वो है आपकी क्यू होती है, और आखिरी अक्षरात्मक की जो होती है वो होती है एम। और कुल की जो होती है वो 104 से 120 अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग होती है। ठीक है, कीबोर्ड में की के प्रकार, कीबोर्ड में की के प्रकार, कीबोर्ड में की के क्या क्या प्रकार है। फंक्शन की होती है सबसे पहले 12 होती है टोटल। कितनी होती है? F1 से F12 तक टोटल 12 होती है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। F1 का मतलब होता है हेल्प होना, हेल्प सहायता चाहिए। F2 का मतलब किसी चीज़ को फाइल को रीनेम करना, नाम बदलना। F3 का मतलब है किसी चीज़ को सर्च करना माई कंप्यूटर में। F4 का मतलब है रेडो करना। F5 का मतलब है किसी चीज़ को रिफ्रेश करना। और F11 का मतलब है ब्रेव ब्राउजिंग को फुल स्क्रीन में लेकर आना। ठीक है, इसके अलावा इसमें और भी कीज़ होती है इंपॉर्टेंट, उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो बार बार पूछी जाती है। मॉडिफायर की और कॉम्बिनेशन की ये कितने प्रकार की होती है? 3। कई बार क्वेश्चन आ रखा है कि मॉडिफायर की या फिर कॉम्बिनेशन जो की होती है वो 3 प्रकार की होती है, जिसमें अल्ट होती है, एक तो अल्टर, एक कंट्रोल होती है और एक शिफ्ट होती है। ये तीनों को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। तीन होती है, अल्टर, कंट्रोल और शिफ्ट होती है। टॉगल की, ऑन ऑफ की जिसे अपन कहते हैं, ये भी 3 होती है, जिसमें कैप्स लॉक होता है एक तो, एक नम लॉक होता है और एक आपका स्क्रॉल लॉक यहाँ पर हमारे को देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पे नम पैड के बारे में। अब नम पैड क्या होता है इसको देखने वाली बात यह है यहाँ पे। अब देख लो आप इसको, है ना, बढ़िया। चलो, नम पैड जो होता है, नंबर पैड बोलते हैं अपन इसको। उद्देश्य इसका अंकों को शीघ्रता से इनपुट कराना है। ठीक है, कुल होते हैं कितने? 17 की इसके अंदर होती है। 17 की आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। नम पैड में स्थित नम लॉक की के द्वारा नम पैड को लॉक तथा अनलॉक किया जाता है। जब नम लॉक ऑफ रहेगा तो नम पैड एरो इधर उधर की तरह क्या करेगा? कार्य करता है। ठीक है, मतलब फिर नंबर टाइप नहीं होते, फिर आपके एरो टाइप होते हैं, जैसे इधर वाला एरो, साइड वाला, ऊपर नीचे वाला एरो। ठीक है, इस प्रकार से चीज़ें आपके सामने देखने को मिलती है। कुछ महत्वपूर्ण की बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर। एस्केप यह कीबोर्ड की प्रथम की होती है, जिसके द्वारा किसी कार्य को कैंसिल किया जाता है। टैब की जो है, इस की द्वारा कर्सर को बाई डिफ़ॉल्ट 0.5 इंच मूव कर सकते हैं अपन इसके अंदर। ठीक है, ये थोड़े से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से, तो आपको थोड़ा रट के चलना है इसको। एक होता है बैक स्पेस की, जिसको अपन देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। अब बैक स्केप की जो होती है वो क्या होती है आपके सामने देखेंगे आप लोग। इस की के द्वारा कर्सर के बाएं भाग पर स्थित अक्षर को एक एक करके हटाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बैक स्केप की से कर्सर के बाएं, इसको याद करके चलना है आपको। मैं फिर से आपको गोला कर देता हूँ। कर्सर के बाएं भाग पर स्थित अक्षर को एक एक करके क्या किया जाता है भाई साहब? हटाया जाता है। फिर आता है आपका डिलीट की। इस की के द्वारा कर्सर के दाएं भाग को, वेरी इंपॉर्टेंट, कर्सर का दायां भाग डिलीट की, कर्सर का बायां भाग आपके कौन सा आ जाएगा यहाँ पर? बैक स्पेस की आपके सामने आ जाएगा। तो दाएं भाग को स्थित अक्षर को एक एक करके हटाते, यहाँ तो दायां भाग और यहाँ पर बायां भाग, मतलब बैक स्पेस से तो बायां और डिलीट से दायां। ठीक है, प्रिंट स्क्रीन की, इस की के द्वारा कंप्यूटर के किसी भाग का स्क्रीनशॉट लिया जाता है। बहुत बढ़िया, प्रिंट स्क्रीन की से, हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप तो, और क्या है, 3 उंगलियाँ फेरते हैं आजकल तो ऊपर से नीचे तक। स्नैपिंग टूल्स की बात करें तो विंडोज़ प्लस शिफ्ट प्लस एस, इसकी जो की होती है वो विंडोज़ प्लस शिफ्ट प्लस एस दबाया जाता है। इस टूल्स के द्वारा स्क्रीनशॉट लिया जाता है। या तो आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो विंडोज़ प्लस शिफ्ट प्लस एस कर लो, ताकि आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पर मिल जाएगा। विंडोज़ की बात करें तो इस की के द्वारा कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है, और स्टार्ट करने का मतलब यहाँ पर क्या है? कंट्रोल प्लस एस्केप यहाँ पर हो जाता है। टाइप्स ऑफ कीबोर्ड की अगर अपन बात करें यहाँ पर तो यह कीबोर्ड जो है आपके एक की होता है एर्गोनोमिक कीबोर्ड। यह कीबोर्ड 2 हिस्सों में क्या होता है यहाँ पर बटा होता है। फिर अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर माउस के बारे में। तो कीबोर्ड प्रकार से अपन को कोई ज़्यादा विशेष लगाव है नहीं ना, क्वेश्चन वहाँ पे अपन को देखने को मिलते हैं। तो माउस के बारे में बात कर लेते हैं अपन। इसे पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कहते हैं। ये GUI पर आधारित है। GUI का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जबकि कीबोर्ड पे अपन ने बात करी थी वो CUI पर आधारित है, कैरेक्टर पे। ठीक है, माउस के जो जनक हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, डगलस इंजलबर्ट जो है आपके माउस के क्या है? जनक है। इनका अन्य नाम, मतलब माउस का अन्य नाम पॉइंट एंड ट्रैगर डिवाइस है यहाँ पर। ठीक है, माउस पैड क्या होता है? यह समतल वस्तु होती है जिस पर रखकर माउस को प्रयोग में लिया जाता है। नॉर्मल सी बात है। माउस के कार्य जो हैं वो क्या क्या कार्य हैं? इसके 3 बटन होते हैं, ये तो आपको ही पता है अच्छे से। तो ये इन सारे बटनों को अपन एक साथ ही पढ़ लेते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। ठीक है, यहीं देख लेते हैं अपन, है ना। चलो,
माउस के कार्य हैं, 3 बटन होते हैं, वो सबको पता है। लेफ्ट बटन का कार्य क्या होता है? सिंगल क्लिक के द्वारा किसी भी फाइल फोल्डर को सिलेक्ट किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, लेफ्ट का मतलब क्या होता है? इससे फाइल को सिलेक्ट करना। डबल क्लिक के द्वारा किसी भी फाइल फोल्डर को ओपन किया जाता है, सही बात है। ड्रैग एंड ड्रॉप, एक तो ये हो गया आपका पहला और एक हो गया आपका 2। इसकी सहायता से फाइल फोल्डर का स्थान आसानी से बदला जा सकता है। ये एक और कार्य इसके अंदर होता है। तो दूसरे नंबर की जो की है राइट क्लिक का कार्य, फाइल फोल्डर को प्रॉपर्टीज़ को देखा जाता है। फाइल जैसे अपन राइट क्लिक करके फिर नीचे फोल्डर पूरे खुलते हैं, जो उसमें फिर नीचे नीचे प्रॉपर्टीज़ नहीं आती क्या, वो देखते हैं। फिर इसके बाद तीसरा बटन होता है स्क्रॉल बटन, पेज के मूवमेंट को करने में क्या होती है? उपयोगी होता है। पेज को मूवमेंट मतलब ऊपर से नीचे करने में, स्क्रॉल करने में। अपन कहते हैं स्क्रॉल करो, इसको स्क्रॉल करो और स्क्रॉल करो, तो वो वैसे है यहाँ पे। माउस के अपन यहाँ पर प्रकार देख रहे हैं। मैकेनिकल माउस होता है जो ट्रैक बॉल का इसमें यूज़ होता है। रोलर माउस भी कहा जाता है। पहले चलते थे ये, आजकल नहीं चलते। आजकल तो सारे लेजर वाले आ गए, वायरलेस ऑप्टिकल। ऑप्टिकल माउस है जिसमें लेजर एलईडी का यूज़ किया जाता है। एक वायरलेस माउस होता है जिसमें रेडियो वेव्स के द्वारा कार्य किया जाता है। ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट इसे किया जाता है। मतलब आजकल तार भी नहीं होते, ब्लूटूथ के माध्यम से एक डिवाइस लगा दी जाती है जिससे डायरेक्ट कहीं पर भी बैठे हो तो वहाँ से भी आप आराम से माउस चला सकते हो। अब अगर अपन आगे बात कर रहे हैं यहाँ पर स्कैनर क्या होता है, उन सब चीज़ों पे अपन बात कर लेते हैं। स्कैनर जो है यह एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हार्ड कॉपी डेटा को सॉफ्ट कॉपी में बदला जाता है। यह प्रिंटर की अपोजिट डिवाइस होती है। आगे देखेंगे अपन यहाँ पर कि OCR क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर रिकॉग्निशन होता है। यह हाथ से लिखे डाटा को संपादन योग्य टेक्स्ट में बदलता है। OMR क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। इसके द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका को जांचा जाता है। बहुत बढ़िया। MICR क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है जो आपके बैंक चेक में यूज किया जाता है। पता है आप लोगों को अच्छे से, कभी बैंक में यूज किया आपने? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। इसके द्वारा चुंबकीय स्याही से लिखे हुए डेटा को पढ़ा जाता है। इसका उपयोग बैंक चेक को पढ़ने में किया जाता है। BCR का मतलब होता है बार कोड रीडर। यह काली खड़ी रेखाओं का समूह होता है जिसके मध्य में जानकारी को स्टोर किया जाता है। यह इस प्रकार से लाइनिंग होती है। 89 भारतीय कोड है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। इसके जनक है नॉर्मन जोसेफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि BCR के जनक कौन है? नॉर्मन जोसेफ। आगे बढ़ो, QR कोड की बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर। QR कोड जो स्कैनर है वो QR का मतलब होता है क्विक रेस्पॉन्स। जनक है डेंसोवेव, जापानी कंपनी है आपकी। भारतीय QR कोड का जनक किसे कहा जाता है? NPCI को। आपको पता है जो भी अपन जितने भी ऑनलाइन यूज़ करते हैं, चाहे पेटीएम हो, फ़ोन पे हो, उसमें NPCI लिखा होता है। NPCI की फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है और पूछेगा इस बार वापस से कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। QR कोड में 3 वर्ग होते हैं। ये 3 वर्ग मैंने बता दिए, 1, 2 और ये 3। ऐसे आप देखना कभी भी जहाँ भी QR कोड पे आप स्कैन करते हो तो वहाँ पर 3 स्क्वायर होते हैं वहाँ पे, ठीक है। ट्रैक बॉल की बात करते हैं। ये पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, माउस के समान उपयोगी है। माउस से कम स्थान ग्रहण करती है। टच पैड की बात करते हैं। लैपटॉप में होता है, माउस के समान कार्य करता है। लैपटॉप में नहीं होता कि वो बॉक्स नीचे की तरफ जिस पे उंगली फेरते हैं तो पूरा माउस का जो वो एरो है वो घूमता रहता है। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस इसे कहते हैं अपन। फिंगर प्रेशर से महसूस किया जाता है उसको, ठीक है। जॉयस्टिक की अगर अपन बात करें यहाँ पर, जॉयस्टिक क्या होती है? यह एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग वीडियो गेम खेलने में किया जाता है। वीडियो गेम वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार 1000 बार क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, कई बार, कम से कम कई बार। लाइट एंड स्टाइलस का मतलब होता है ये एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग स्क्रीन में इनपुट देने के लिए किया जाता है। डिजिटाइजर की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर। डिजिटाइजर क्या होता है? आजकल बहुत कुछ चलने लग गया है मार्केट में। यह एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। इसमें हाथ से लिखे डेटा को कंप्यूटर रिकॉर्ड में बदलता है। इसके बाद वेब कैमरे की बात करें। ये एक इनपुट डिवाइस है जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कॉल, वीडियो रिकॉर्डिंग, इमेज कैप्चरिंग, ये सब चीज़ें इसके अंदर चलती है। इसके अलावा अगर अपन बात करें यहाँ पर MIDI की, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस इसे कहते हैं। RFID की बात करें तो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन अपन इसे कहते हैं। MIC का मतलब माइक्रोफोन है जो वॉइस इनपुट देने में उपयोगी होता है। अब अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर किसकी? आउटपुट डिवाइस की। आउटपुट डिवाइस की बात बाद में करेंगे, पहले अपन बात कर लेते हैं कुछ अपनी क्या बात करनी है मैं आपको फिर बता दूं। ये PDF आपको मात्र 21 रुपये में मिलेगी और 21 रुपये में मिलने वाली है। और दूसरी बात ये है आपके सामने, 21 रुपये में आपको PDF मिलेगी और आपकी जो 21 रुपये जो पेटीएम करने हैं या फ़ोनपे करने हैं आपको, वो इस नंबर पे करने हैं 9461620570। इस नंबर पर आपको क्या करना है? पेटीएम करना है।
हालांकि मैं पट्टी लगा दूंगा नीचे, उस पर आपको पेटीएम करना है 21 रुपये और पीडीएफ प्राप्त करनी है और आराम से तबीयत से आपको बैठकर इसे पढ़ना है, याद करना है। याद तो मैं करवा ही रहा हूँ आपको, खैर यहाँ से कंप्लीट पीडीएफ। और आने वाले हर एग्जाम में कंप्यूटर, जिसमें भी कंप्यूटर आएगा आपके, उन सब के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चाहे पटवारी हो, ग्रेड 4 हो, चाहे आपके 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। आउटपुट डिवाइस की अगर बात करें अपन, यहाँ पर आउटपुट डिवाइस में जो चीज़ें चल रही है अपने, वो ये है कि आउटपुट डिवाइस का मतलब ऐसी डिवाइस जिनके माध्यम से आउटपुट प्राप्त किया जाता है, जिन्हें आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। अब आउटपुट डिवाइस से आउटपुट किस किस से प्राप्त किया जाता है अपन को? एक तो मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, समझ रहे हैं आप मेरी बात, यहाँ पर स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया और प्लॉटर यहाँ पर हो गया। थोड़ा सा कलर हल्का सा ले लेते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है। तो मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर, इन सब से अपन को आउटपुट प्राप्त होता है। तो ये सब क्या होगी? आपकी आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर की अगर अपन बात करें तो मॉनिटर क्या होता है? यह एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है जिसके जनक कॉल फर्डिनेंड ब्रॉन यहाँ पर है। तो जनक थोड़े से पढ़ के जाना, कई बार जनक पूछ लेता है अपन से। तो इसके जो जनक है आपके कॉल फर्डिनेंड ब्रॉन है। इसका अन्य नाम VDU है, यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDT भी बोलते हैं अपन इसको, जिसे विजुअल डिस्प्ले जो है टर्मिनल अपन इसे बोलते हैं। तो मॉनिटर के ये कुछ अन्य नाम हैं जो आपको याद करके चलने हैं। समझ में आएगी बात आप लोगों को? ठीक है, आगे बढ़ो। मॉनिटर के जो प्रकार हैं उसके बारे में अपन यहाँ पर देख लेते हैं। मॉनिटर के प्रकार रंग के आधार पर और एक तकनीकी के आधार पर। रंग के आधार पर एक तो मोनोक्रोम होते हैं, ग्रे स्केल होते हैं और कलर मॉनिटर होते हैं। तकनीकी के आधार पर CRT होता है एक तो, और एक FPD होता है जिसमें GPD, LCD और LED। आजकल LED चल रही है, OLED भी चल रही है आजकल, तो खतरनाक, ठीक है ना, कर्व डिस्प्ले टाइप में भी चल रहा है मामला। मोनोक्रोम की बात करें तो मोनो प्लस क्रोम, यानी कि सिंगल रंग वाली, ऐसे मॉनिटर जो एक रंग उत्पन्न करके डिस्प्ले प्रदान करते हैं मोनोक्रोम मॉनिटर कहा जाता है। ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर इसी श्रेणी के अंदर आते हैं, आजकल तो बंद हो ही गए, है ना। ग्रे स्केल की बात करें तो ऐसे मॉनिटर जो रंगों की छाया के आधार पर डिस्प्ले प्रदान करते हैं, जैसे कैलकुलेटर और स्क्रीन। कलर मॉनिटर की बात करें तो ऐसे मॉनिटर जो 3 रंगों का उपयोग करके डिस्प्ले प्रदान करते हैं, जैसे रेड हो गया, ग्रीन हो गया और एक आपके ब्लू वाला पार्ट यहाँ पर हो जाता है। आगे CRT की बात करें यहाँ पर, तो CRT जो होता है कैथोड रे ट्यूब होती है। इसमें रिफ्रेशिंग मॉनिटर यहाँ पर काम करता है, बढ़िया। इसे स्क्रीन में फास्फोरस नामक पदार्थ का लेप किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग भी किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी स्क्रीन सामने से मुड़ी हुई रहती है, सही बात है। CRT की तो मुड़ी हुई रहती है, बताया था ना, अभी कर्व वाले आ रहे हैं आजकल। FPD की बात करें तो फ्लैट पैनल डिस्प्ले बोलते हैं। ये 2 परतों के मध्य किसी विशेष पदार्थ को भरकर डिस्प्ले प्राप्त किया जाता है। एक तो GPD होता है, तो गैस प्लाज्मा डिस्प्ले होता है, इसमें 2 परतों के मध्य अक्रिय गैस भरकर डिस्प्ले प्राप्त किया जाता है। फिर चला आपके LCD वाला। अब LCD जो होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, जिसमें 2 परतों के मध्य लिक्विड को भरकर डिस्प्ले प्राप्त किया जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, TFT और IPS। TFT का मतलब थिन फिल्म ट्रांजिस्टर TV, और एक होता है इन प्लेन स्विचिंग IPS डिस्प्ले जो मोबाइल के अंदर होती है, ठीक है। आगे बढ़ो। LED की बात करें अपन यहाँ पर, LED लाइट इमिटिंग डायोड जो भी चल रही है मार्केट में। OLED आ गई वैसे तो, 2 परतों के मध्य डायोड लगाकर डिस्प्ले प्राप्त किया जाता है। OLED चल गया और AMOLED भी आ गया अभी तो। ऑर्गेनिक लाइट, OLED का फुल नाम क्या है? ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, जो TV में लगा रहता है। AMOLED मतलब एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड यहाँ पर चालू हो जाता है। अब इसके आगे अपन बात करें यहाँ पर मॉनिटर के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। मॉनिटर के स्क्रीन की लंबाई को विकर्ण से मापा जाता है। मॉनिटर स्क्रीन की सबसे छोटी इकाई पिक्सल को कहा जाता है, पिक्चर एलिमेंट, यानी कि इसका आकार चौकोर और वर्गाकार यहाँ पर होता है। रिजोल्यूशन जो मापा जाता है वो चौड़ाई में स्थित पिक्सलों की संख्या इनटू ऊंचाई में स्थित पिक्सलों की संख्या के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है रिजोल्यूशन, ठीक है। डॉट पिच की अगर अपन यहाँ पर बात करें तो 2 पिक्सल के मध्य की दूरी को डॉट पिच कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इसे mm पर मापा जाता है, मिलीमीटर में। रेजुलेशन ज़्यादा है तो क्वालिटी ज़्यादा रहेगी, रेजुलेशन कम है तो क्वालिटी क्या रहेगी? पिक्चर की कम रहेगी। डॉट पिच ज़्यादा है तो क्वालिटी कम रहेगी, और डॉट पिच कम है तो क्वालिटी क्या रहेगी? ज़्यादा। तो ये थोड़ा सा रेसिप्रोकल होता है, जबकि ये बिल्कुल इसका कंप्लीट समानुपाती होता है, ठीक है। प्रोजेक्ट की बात करें, प्रोजेक्टर क्या होता है? यह एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है जिसके द्वारा कंप्यूटर स्क्रीन को बिग स्क्रीन में बदला जाता है। इसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। प्रोजेक्टर के क्या क्या प्रकार हैं? प्रोजेक्टर CRT प्रकार, CRT प्रोजेक्टर, LCD प्रोजेक्टर, LED प्रोजेक्टर, 4K प्रोजेक्टर, नेबुला प्रोजेक्टर, OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर भी यूज किया जाता है। टीचिंग मेथड्स में काफ़ी यूज यहाँ पर किए जाते हैं इन सब चीज़ों का, ठीक है।
आगे बात करेंगे अपन यहाँ पर स्पीकर के बारे में। स्पीकर ऑडियो फाइल का आउटपुट प्रदान करता है। प्रिंटर की बात करें तो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने का काम करता है प्रिंटर। यह एक हार्ड कॉपी को आउटपुट डिवाइस है, यह हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। इसके जनक गुटेनबर्ग है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अपोजिट डिवाइस जो है, इसके अपोजिट डिवाइस क्या है? स्कैनर। क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम में कि प्रिंटर के अपोजिट डिवाइस किसे कहते हैं? अपन स्कैनर को यहाँ पर कहते हैं। आगे बढ़ेंगे प्रिंटर के प्रकार। प्रिंटर के प्रकार की बात करें तो प्रिंटिंग तकनीकी के आधार पर और प्रिंटिंग क्षमता के आधार पर, प्रिंटिंग तकनीक के आधार पर एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और एक आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। प्रिंटिंग क्षमता के आधार पर एक तो कैरेक्टर प्रिंटर होता है, एक लाइन प्रिंटर होता है और एक पेज प्रिंटर यहाँ पर देखने को मिलता है। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में अपन थोड़ी सी यहाँ पर चीज़ों को समझ लेते हैं हल्का सा। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ऐसे प्रिंटर जो पेपर को स्पर्श करके प्रिंटिंग करते हैं उसे इम्पैक्ट कहते हैं। ऐसे प्रिंटर जो पेपर को स्पर्श किए बिना प्रिंट कर देते हैं, यहाँ तो स्पर्श किया जाता है और यहाँ पर स्पर्श नहीं किया जाता। प्रिंटिंग के दौरान यहाँ पर शोर होता है जबकि यहाँ पर कोई शोर नहीं होता है। ये स्लो होते हैं काफ़ी और ये फास्ट होते हैं। प्रिंटिंग क्वालिटी बिल्कुल लो होती है, इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी हाई होती है। इम्पैक्ट प्रिंटर की अगर बात करें तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, बैंड प्रिंटर और चेन प्रिंटर। इसी प्रकार नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें अपन यहाँ पर तो इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और एक आपका लेजर प्रिंटर भी आपका यहाँ पर क्या हो जाता है? यूज यहाँ पर हो जाता है। आगे देखेंगे अपन कैरेक्टर प्रिंटर क्या होता है, इनको आप थोड़ा सा बड़ा करके समझ लेते हैं अपन। जो आपके कैरेक्टर प्रिंटर है, ऐसे प्रिंटर जो एक बार में एक अक्षर को प्रिंट करते हैं उन्हें कैरेक्टर प्रिंटर कहा जाता है। स्पीड रहती है इनकी CPS में, यानी कि कैरेक्टर पर सेकंड में। एग्जांपल है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर भी अपन इसे कहते हैं। आगे लाइन प्रिंटर की अगर अपन बात करें तो जो लाइन प्रिंटर है आपके सामने, उसको समझने वाली बात है आपके कि ऐसे प्रिंटर जो एक बार में एक लाइन को प्रिंट करते हैं एक लाइन प्रिंटर कहा जाता है। स्पीड इनकी LPM में मापी जाती है जो लाइन पर मिनट हो जाती है, जिसमें ड्रम प्रिंटर आ जाता है, आपके चैन प्रिंटर आ जाता है, बैंड प्रिंटर इसके अंदर प्रिंटर आ जाता है। पेज प्रिंटर की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है एक पेज प्रति प्रिंटर, ऐसे प्रिंटर जो एक बार में पूरे पेज को प्रिंट करते हैं जिसकी स्पीड PPM में होती है, पेज पर मिनट में। इसमें लेजर प्रिंट आ जाती है, प्रिंटर आ जाता है, थर्मल प्रिंटर आ जाता है और एक इंजेक्ट प्रिंटर आपके सामने यहाँ पर आ जाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की अगर अपन बात करें तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, इसमें कैरेक्टर प्रिंटर्स होता है। ऐसे प्रिंटर जो बिंदुओं के माध्यम से प्रिंटिंग करते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहा जाता है। इनकी प्रिंटिंग सबसे सस्ती होती है, उपयोग बैंक पासबुक को प्रिंट करने में, रेलवे टिकट, स्पीड पोस्ट की रसीद काटने में और हॉस्पिटल की पर्ची में इनका यूज किया जाता है। थर्मल प्रिंटर की बात करें अपन यहाँ पर, ऐसे प्रिंटर जो निश्चित ताप उत्पन्न करके प्रिंटिंग करते हैं, इसमें विशेष प्रकार का कागज़ उपयोग लिया जाता है जिसे थर्मोक्रोमिक कहा जाता है। उपयोग पेट्रोल पंप की रसीद, शॉपिंग मॉल की रसीद, मेट्रो टिकट और ATM स्लिप का अपन यहाँ पर यूज करते हैं। इंक जेट की अगर अपन बात करें यहाँ पर तो इंक प्लस जेट, स्याही प्लस छिड़काव। यह प्रिंटर तरल स्याही का उपयोग करके प्रिंटिंग करते हैं। यह प्रिंटर गीली होती है। सामान्यतः इस प्रिंटर के कलर प्रिंटिंग की जाती है। इस प्रिंटर में कोटरेज का उपयोग किया जाता है। 4 कलर का उपयोग इसके अंदर किया जाता है। 4 कलर जो कौन कौन से होते हैं? CYMK, आपको ट्रिक याद रखनी, CYMK। C का मतलब शान हो जाता है, C का मतलब शान, Y का मतलब येलो, मैग्नेटा हो गया, मेजेंटा हो गया और एक की मतलब K का मतलब काला, यहाँ पर कलर यहाँ पर हो जाता है। तो इन 4 का यहाँ पर यूज किया जाता है। लेजर प्रिंटर की बात करें तो वर्तमान में सर्वाधिक उपयोग में आने वाला प्रिंटर यही है। सूखी स्याही का उपयोग किया जाता है और इसमें टोनर का उपयोग किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लॉटर की बात करते हैं अपन यहाँ पर। प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर बिग प्रिंटर इसे अपन कहते हैं। इसकी सहायता से बड़े आकार का फ्लेक्स बैनर को प्रिंट किया जाता है। बेस्ट क्वालिटी की प्रिंटिंग इसके अंदर निकालता है। मदरबोर्ड की बात करते हैं अपन यहाँ पर। यह जो है एक हार्ड प्लास्टिक का बना एक बोर्ड होता है जिसमें कंप्यूटर के सभी पेरिफेरल डिवाइस को जोड़ा जाता है। पेरिफेरल डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस, इन तीनों को मिक्स करके बोला जाता है पेरिफेरल डिवाइस। इसका अन्य नाम जो है वो क्या क्या है? पहले मदरबोर्ड को प्लानर बोर्ड कहा जाता था। मोबाइल के मदरबोर्ड को लॉजिक बोर्ड कहा जाता है। PCB का मतलब होता है प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड भी इसे कहा जाता है। मदरबोर्ड के भाग एक तो स्लॉट होता है, एक पोर्ट होता है और एक बस होता है। ठीक है, स्लॉट, पोर्ट और ये बस। अब स्लॉट में क्या होता है इसको देखने वाली बात है। जो CPU का स्लॉट होता है, इस स्लॉट में CPU को जोड़ा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU।
रैम स्लॉट की बात करें या SIMM की बात करें तो सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल इसे बोलते हैं। DIMM का मतलब ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। इसमें रैम को क्या करा जाता है भाई साहब, जोड़ा जाता है। बस सिंपल सी बात है, इसमें CPU जोड़ा जाता है और इसमें रैम को जोड़ा जाता है। बस इतनी सी आपको चीज़ों को ध्यान में रखना है, बाकी इनके फुल फॉर्म वगैरह आप देखते जाना आगे। AGP स्लॉट है यहाँ पर, एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट है, इसमें GPU को जोड़ा जाता है, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट को। बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे अपन यहाँ पर PCI पेरिफेरल कंप्यूटर इंटरकनेक्ट एक्सप्लेनेशन स्लॉट, जिसे इसमें TV टूनर, रेडियो टूनर आदि को जोड़ा जाता है। पोर्ट भी होता है इसमें, मदरबोर्ड में वही स्थान जहाँ बाहर से किसी डिवाइस को जोड़ा जाता है। पता है ना, आप कीबोर्ड और वगैरह पोर्ट कुछ भी जोड़ सकते हैं अपन वहाँ पे। PC2 पोर्ट, पर्सनल सिस्टम पोर्ट इसे अपन कहते हैं। इसमें पुराने कीबोर्ड तथा माउस को जोड़ा जाता था, आजकल बंद हो गया ये। अभी चल रहा है USB पोर्ट, इससे आप सब कुछ नए कीबोर्ड को और माउस को जोड़ सकते हैं। यूनिवर्सल सीरियल बस, USB की जो फुल फॉर्म होती है, वो होती है आपके यूनिवर्सल सीरियल बस, यहाँ पर होती है। इसमें नए कीबोर्ड माउस को जोड़ा जाता है। फिर इसके बाद आता है VGA पोर्ट। VGA पोर्ट क्या होता है? विजुअल ग्राफिक्स एरा पोर्ट होता है। इस पोर्ट में मॉनिटर को जोड़ा जाता है। HDMI पोर्ट, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस अपन इसे कहते हैं, वर्तमान में मॉनिटर को जोड़ने में उपयोगी यहाँ पर होता है। आ रही बात समझ में आप लोगों को? चलो आगे बढ़ेंगे अपन। RJ45 पोर्ट, एथरनेट पोर्ट या इंटरनेट पोर्ट। इस पोर्ट में इंटरनेट वाली केबल को जोड़ा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंटीग्रेटेड डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक, इसमें हार्ड डिस्क को जोड़ा जाता है। खत्म बात, सिंपल सी गणित, ये सब याद रखने हैं आपको, ठीक है। बस के बारे में बात कर लेते हैं। बस वो नहीं जिसमें आप बैठ के जाते हो, बस तारों का समूह को बस कहा जाता है। तारों का जितने भी समूह, जैसे यहाँ से कोई तारा जुड़ा है, फिर यहाँ जुड़ा है, फिर यहाँ जुड़ा है, फिर यहाँ जुड़ा है, फिर यहाँ, तो इस प्रकार से जो तारों का जो समूह जुड़ा होता है, एक दूसरे से कनेक्ट होता है, इसे ही क्या कहते हैं अपन? यहाँ पर बस कहा जाता है। क्या बोलते हैं अपन इसे? यहाँ पर बस, ठीक है। इसमें कार्य डाटा का परिवहन करना होता है, बिल्कुल सही बात है। बस के प्रकार क्या क्या है? इंटरनल और एक एक्सटर्नल बस, दोनों को पढ़ लेते हैं अपन एक साथ। देखो आप, इंटरनल बस होता है और एक एक्सटर्नल बस होता है। ये आंतरिक होता है और ये बाह्य होता है। यह डाटा मदरबोर्ड पर स्थित डिवाइस के मध्य परिवहन करता है, बिल्कुल अंदर मध्य, और ये बाहर स्थित डिवाइस के मध्य परिवहन करता है। ये बाहर करता है और ये मध्य में करता है, ठीक है। चलो इतनी सी बात थी। अब नया चैप्टर आपका यहाँ पर शुरू हो चुका है। नया चैप्टर जो है आपका मेमोरी। कौन सा चैप्टर है आपका? मेमोरी। मेमोरी मतलब भंडारण क्षमता। मेमोरी। अब मेमोरी की अगर अपन बात करें यहाँ पर, मेमोरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। और टॉपिक शुरू करने से पहले मैं फिर बता दूँ, इसकी ये जो PDF है आपको मात्र 21 रुपये में मिलेगी। आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे 9461620570 नंबर पे। आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, पेटीएम कर देंगे आप ऑनलाइन 21 रुपये, और आप उसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप करेंगे। आपको PDF अवेलेबल हाथों हाथ हो जाएगी, और आप अपनी PDF प्राप्त करके अच्छे से पढ़ें। आने वाले हर एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे पटवारी हो, ग्रेड 4 हो, 3rd ग्रेड हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें कंप्यूटर आता है, उसमें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ये सब्जेक्ट हो जाएगा, जिसको मैंने बहुत ही सिंपल और सोपर आपके सामने यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं अभी यहाँ पर नया टॉपिक। कौन सा टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे? वो करने जा रहे हैं अपन यहाँ पर स्टोरेज डिवाइस, यानी कि मेमोरी, ठीक है। रीड क्या होता है? स्टोर डाटा को एक्सेस करना, डाटा को काम में लेना ही रीड कहलाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसे यूँ नहीं कि भाई कल तुम्हारे क्वेश्चन आ गया कि भाई रीड क्या होता है, तो तुम यूँ कह दो कि भाई रीड का मतलब तो भाई साहब है ना पढ़ना होता है। अरे पढ़ना अलग चीज़ होता है, इसमें स्टोर डाटा को एक्सेस करना होता है, डाटा को काम में लेना होता है। राइट का मतलब होता है डाटा को डिवाइस में शेयर स्टोर करना होता है, इसे अपन यहाँ पर मेमोरी कहते हैं। अब मेमोरी कितने प्रकार की होती है, इसको थोड़ा सा अपन यहाँ पर पूरा समझेंगे, तभी अपना काम चलेगा, ठीक है। तो जो मेमोरी होती है वो 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी 2 प्रकार की मेमोरी आपके सामने देखने को मिल रही होगी, और पूरा कंप्लीट मैंने आपके सामने यहाँ पर इतना बढ़िया जो डायग्राम बनाया है मेमोरी को लेकर, और आपको पूरा डायग्राम समझ में आ भी रहा होगा यहाँ पर कि इसके अंदर क्या विशेष बातें हैं और क्या नहीं है। तो देख पा रहे होंगे, प्राथमिक मेमोरी में रैम आ गई आपकी, रोम आ गई, कैश आ गई, रजिस्टर आ गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहाँ से बन जाता है खैर आपके पूरा का पूरा।
फिर भी हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं, जिसमें सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है, जिसमें मैग्नेटिक टेप होती है। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होती है, जिसमें फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक डिस्क और एसएसडी इसमें होती है। ऑप्टिकल डिस्क में सीडी, डीवीडी, बीआरडी की अपन बात करेंगे। फ्लैश ड्राइवर में पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड की अपन यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन तो प्राइमरी मेमोरी से आते हैं भाई साहब, लेकिन कल को क्वेश्चन आ सकता है, बताओ निम्न में से, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपके, देखना कि बताओ निम्न में से कौन सा प्राइमरी मेमोरी का भाग नहीं है। समझते हैं आप मेरी बात? निम्न में से कौन सा प्राइमरी मेमोरी का भाग नहीं है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है आराम से। अपन बात करेंगे रैम के बारे में। तो देख रहे हैं अपन यहाँ पर, और आप एक चीज़ और फील कर पा रहे होंगे कितने शानदार राइटिंग के साथ आपके यहाँ पे नोट्स बनाए रखे हैं मैंने, और आपको और पढ़ाया जा रहा है, और मतलब 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर अंदर ये पूरा कंप्लीट आपका होने वाला है। और बार बार अपन पढ़ेंगे और लास्ट ईयर के क्वेश्चन लगा लेंगे ना, तो इसका मतलब मान लो कंप्यूटर पूरा कंप्लीट। फालतू टाइम वेस्ट क्यों करना किसी चीज़ को लेकर। आप अलग से कोर्स लेंगे, 50 क्लासों को पढ़ेंगे, तो 50 घंटे चाह रहे हैं भाई साहब, और 50 घंटे का टाइम किसके पास है लिखने का और करने का, आपको डायरेक्ट मिल रहा है, बस याद ही तो करना है। अब रैम की बात करेंगे अपन। रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी अपन कह रहे हैं इसको। अस्थायी और वोलेटाइल भी अपन इसे बोलते हैं। ऐसी मेमोरी जो विद्युत की सप्लाई होने तक डाटा को स्टोर रखती है, बाकी बाद में ख़त्म हो जाती है। ये मुख्य मेमोरी है रैम। कंप्यूटर में वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम रैम में ही क्या होते हैं? स्थित होते हैं, स्टोर होते हैं। ठीक है। रैम 2 प्रकार की होती है आपके, जो रैम है आपके वो 2 प्रकार की होती है। एक तो एस रैम होती है और एक आपके डी रैम होती है। एस रैम का मतलब है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम का मतलब है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें नॉन रिफ्रेशिंग मेमोरी होती है, रिफ्रेशिंग मेमोरी होती है, मतलब इसमें रिफ्रेश नहीं होता है, इसमें रिफ्रेश हो जाती है। यह तेज़ होती है लेकिन यह धीमी होती है। यह महंगी होती है, यह सस्ती होती है। यह सुपर कंप्यूटर में पाई जाती है और यह माइक्रो कंप्यूटर में पाई जाती है। ठीक है। अब रोम की बात कर लेते हैं पहले। रोम मतलब नहीं रोम वो रोम नहीं तुम्हारा रोम, ये दूसरा रोम, राम रोम है ना, रैम रोम। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। ये स्थायी मेमोरी है, मुख्य मेमोरी भी इसे कहा जाता है। इसमें स्टोर को यूजर केवल उपयोग कर सकता है। रोम के निर्माण के समय ही डाटा को निर्माता द्वारा स्टोर किया जाता है। इसको हटा बटा नहीं सकते अपन, हाँ ये फिक्स है। अब इसको देखो आप, रोम के जो प्रकार हैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। रोम के प्रकार, एक तो पी रोम होता है, एक ई पी रोम या यूवी ई पी रोम होता है, ई पी रोम होता है। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको समझ लेते हैं पहले। इसमें यूजर्स अपनी इच्छानुसार एक बार डाटा को स्टोर कर सकता है, स्टोर डाटा को हटाया नहीं जा सकता है इसमें। तो ई पी रोम, यूवी ई पी रोम में क्या होता है? इरेजल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी या फिर अल्ट्रा वायलेट ई पी रोम होता है। इसमें स्टोर डाटा को हटा सकते हैं किंतु डेटा को किसी एक हिस्से को नहीं। इसमें स्टोर डेटा को तो हटा सकते हैं लेकिन किसी डेटा के किसी एक हिस्से को नहीं हटा सकते। समझ में आएगी बात? एपी रोम की बात करें तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल है तो इरेज हो नहीं है, स्टोर डाटा को किसी भी हिस्से को हटाया जा सकता है, ये होती है इसकी मेमोरी। कैश मेमोरी की बात करते हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पिछली बार हमें देखने को मिले थे यहाँ से। कैश मेमोरी को पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। कैश मेमोरी जो होती है आपके, कैश मेमोरी ये प्राइमरी मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है, मुख्य मेमोरी से बोलते हैं। देखो 2-3 नाम हो गए इसके। एक तो इसे बोलते हैं प्राइमरी, ठीक, साथ में इसे बोलते हैं अस्थायी, कुछ भी आ सकता है वहाँ, और इसे बोला जाता है मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी। तो कई सारे नाम हैं जो अपन को इसमें याद रखने हैं। यह मेमोरी रैम और सीपीयू के मध्य लगी होती है। उद्देश्य है इसका यूजर द्वारा बार बार उपयोग में होने वाला डेटा को, एड्रेस को होल्ड करना। कैश मेमोरी के प्रकार 3 प्रकार की होती है, लेवल 1 और लेवल 2 और लेवल 3। 3 प्रकार की लेवल की इसके अंदर क्या होती है आपके मेमोरी होती है। एल का मतलब लेवल। मैग्नेटिक टेप की बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर। मैग्नेटिक टेप यह क्रमानुसार मेमोरी का उदाहरण है। सिक्वेंशियल एसेस मेमोरी, SAMB से बोलते हैं अपन। प्लास्टिक के रिबिन में आयरन ऑक्साइड का लेप करके डाटा को स्टोर किया जाता है। इसमें ट्रैक तथा फ्रेम को डेटा को स्टोर किया जाता है। बहुत बढ़िया, यह तो बहुत अच्छी बात है। फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क की बात करें तो फ्लेक्सिबल डिस्केट होता है इसके अंदर। जनक है इसके एलन सुगाट, IBM। यह माइलर प्लास्टिक से बनी डिस्क होती है। इसमें आयरन ऑक्साइड का लेप किया जाता है। इसके प्रकार देखते हैं तो 8 इंच होता है, 100 KB का सबसे पुरानी। 5.25 या 5.25 इंच का होता है जो 360 KB का इसके अंदर यहाँ पर होता है। 3.5 इंच की बात करें तो यहाँ पर 1.44 MB इसमें सबसे नई यहाँ पर अभी यही चल रही है। हार्ड डिस्क ड्राइव की बात करें अपन यहाँ पर। हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव जो होता है ये HDD इसके बोलते हैं अपन।
ये एल्यूमिनियम की बनी डिस्क होती है, इसमें आयरन ऑक्साइड का लेप किया जाता है। जनक है रे जॉनसन, वेरी इंपॉर्टेंट। रे जॉनसन IBM वाले ही हैं, ठीक है, रे जॉनसन। फर्स्ट हार्ड डिस्क का नाम रैम मैक था, वजन 1 टन था, डाटा 5 MB पाया जाता था। बताओ यार, वो दिन याद करो जब 1 टन की जो हार्ड डिस्क होती थी, 1 टन की, और जिसमें भी केवल डाटा कितना स्टोर किया जा रहा है, केवल मात्र 5 MB का। बताओ आप, वो दिन भी क्या दिन थे। और आज 5 MB का क्या हाल कर रखा है आप लोगों ने। 5 MB तो भाई साहब कुछ भी नहीं, 5 MB के तो फ़ोटो ही नहीं होते आजकल। 10-10, 15-15, 20-20 MB के तो क्या होते हैं, फ़ोटो होते हैं। आजकल तो GB में भी फ़ोटो होते हैं, 4-4 GB के फ़ोटो होते हैं, 5-5 GB के फ़ोटो होते हैं भाई साहब। तो ये चीज़ें आपके सामने। हार्ड डिस्क को और क्या क्या कहा जाता है, देखो आप। हार्ड डिस्क को विनचेस्टर डिस्क भी कहा जाता है। हार्ड डिस्क की शुरुआत C ड्राइव से होती है। हार्ड डिस्क की स्पीड को RPM यानी कि रिवॉल्यूशन पर मिनट के रूप में मापी जाती है। हार्ड डिस्क में डेटा को स्टोर प्लाटर में किया जाता है तथा इसकी सबसे छोटी इकाई जहां डाटा स्टोर करते हैं उसे सेक्टर कहा जाता है। डाटा बाइट के रूप में स्टोर होता है। डाटा किस रूप में स्टोर होता है, बाइट के रूप में। हार्ड डिस्क के क्या प्रकार है, आटा, पाटा, साटा। क्या नाम है इसके, आटा, पाटा और साटा। आटा का मतलब है एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, पाटा का मतलब है पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, साटा का मतलब है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ये इसके फुल फॉर्म होते हैं। SSD की बात करें अपन यहाँ पर, तो SSD जो है सॉलिड स्टेट ड्राइव अपन इसे बोलते हैं। वर्तमान में हार्ड डिस्क की जगह उपयोगी होती है, कि जगह क्या है, ये उपयोगी चल रही है। ऑप्टिकल डिस्क की अगर अपन बात करें यहाँ पर, ऑप्टिकल डिस्क, इसके जनक है जेम्स रसल। ये डिस्क पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बनी होती है जिसमें एल्यूमिनियम की चमकदार परत चढ़ी होती है। इसमें डेटा को रीड राइट करने के लिए लेजर का उपयोग किया जाता है। और अपन प्रकार की बात करें यहाँ पे, तो प्रकार CD, DVD और BRD, ये 3 प्रकार की होती है। CD का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क जो 700 MB तक का डाटा स्टोर करती है। इसके अलावा डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क बोलते हैं, जो 4.7 GB × 2 यानी कि 9.4 GB डेटा को स्टोर करती है। BRD ब्लू रे डिस्क होती है जिसमें 25 GB का डाटा स्टोर होती है। 2 के हिसाब से 50 GB का डाटा यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। अगर बर्निंग, कुछ शब्दावलियाँ हैं जो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं हमारे से एग्ज़ाम में, और उन शब्दावलियों से काफ़ी क्वेश्चंस हमारे को देखने को मिलते हैं, कई बार पूछे भी जाते हैं और देखने को भी मिले हैं एग्ज़ाम में। जैसे इसमें पहला पॉइंट दिख रहा है आपको यहाँ पर, बर्निंग। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, बर्निंग। अब बर्निंग का मतलब क्या होता है, अब बर्निंग का मतलब होता है डेटा को CD में स्टोर करने की प्रक्रिया। रिपिंग का मतलब होता है डेटा को CD से किसी अन्य डिवाइस में स्टोर करने की प्रक्रिया। CD-ROM का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसमें स्टोर डेटा को यूजर केवल एक्सेस कर सकता है, इसका मतलब यही होता है। CDR का मतलब समझते हैं अपन। CDR का मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। इसमें डेटा को केवल एक बार यूजर द्वारा स्टोर किया जाता है। CD-WOM का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क राइट वंस रीड मैनी, ये इसी का दूसरा नाम भी है। CDRW का मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। इसमें डेटा को अनेक बार रीड राइट किया जाता सकता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं फ्लैश मेमोरी के बारे में। फ्लैश मेमोरी क्या होती है, फ्लैश मेमोरी 2 प्रकार की होती है, एक पेन ड्राइव और एक मेमोरी कार्ड। पेन ड्राइव में USB ड्राइव होता है जिसके जनक हैं अजय भट्ट। मेमोरी कार्ड में MMC होता है जो मल्टीमीडिया कार्ड होता है। SD कार्ड जो सिक्योर डिजिटल कार्ड इसे अपन कहते हैं। इसके अलावा मेमोरी मापन की अगर अपन बात करें तो मेमोरी मापन में क्या होता है, 0 या 1 जिसमें 1 बिट बाइनरी डिजिट होता है, 4 बिट का होता है 1 निबल, 8 बिट का होता है 1 बाइट, 1024 बाइट का होता है 1 KB, 1024 KB का होता है 1 MB, 1024 MB का होता है 1 GB गीगाबाइट। इसके अलावा 1024 GB का मतलब 1 टेराबाइट होता है, 1024 TB का मतलब 1 पेटाबाइट होता है, 1024 PB का मतलब 1 एक्साबाइट होता है, 1000 EB का मतलब 1 जेटाबाइट होता है, 1000 ZB का मतलब 1 योटाबाइट होता है, 1024 वाट जो योटाबाइट होता है उसका मतलब 1 ब्रोंटोबाइट होता है, और 1024 ब्रोंटोबाइट का मतलब 1 GPB यानी कि जियो बाइट होता है। गति के आधार पर मेमोरी का घटता क्रम देखते हैं अपन यहाँ पर। घटता क्रम, सबसे तेज़ गति रजिस्टर में होती है, फिर उससे कम आपके कैश में होती है, कैश से कम प्राइमरी मेमोरी में होती है, और फिर उससे कम आपके सेकेंडरी मेमोरी में होती है, ठीक है। आकार के आधार पर मेमोरी का बढ़ता क्रम, आकार के आधार पर मेमोरी का बढ़ता क्रम, सबसे कम तो बिट में होती है, फिर उससे ज़्यादा निब्बल में, फिर बाइट में, फिर KB में, फिर MB में, फिर GB में, फिर TB में, फिर PB में, फिर EB में, फिर JB में, फिर YB में, ब्रोंटोबाइट में, फिर उसके बाद जियो बाइट में, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं आपके जो आपको आनी चाहिए। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं अपन।
नया चैप्टर आपके सामने, नई उमंग, नया जोश, नई चीज़ें आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल। सॉफ्टवेयर शुरू करने से पहले मैं फिर बता दूं, ये PDF आपको मात्र 21 रुपये में मिलने वाली है। आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे स्क्रीनशॉट, और यही मेरे नंबर फ़ोनपे पेटीएम वाले हैं 9461620570, 9461620570। इस नंबर पे आप मुझे पेटीएम फ़ोनपे करेंगे और आपको ये PDF पूरी प्राप्त हो जाएगी, पूरे आपके हर एग्ज़ाम्स के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी लेटेस्ट जो पटवारी का एग्ज़ाम है ग्रेड 4 का है, वीडियो का है, और ग्रेड 3 के लिए, सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जा रहा है, बस आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने और ये नोट्स पढ़ने, और जिसको मैं पढ़ा ही रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। तो आपको 21 रुपये में ये आराम से प्राप्त कर लेनी है। मैं नंबर वापस नोट कर रहा हूँ, 9461620570, ये मेरा नंबर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह भाग जिसे स्पर्श नहीं किया जा सकता। प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। डाटा, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। तो ये इसका प्रोसेस होता है, पहले डाटा जाता है, फिर इंफॉर्मेशन होती है, फिर इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, फिर प्रोग्राम होता है, फिर क्या बनता है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं इसको अपन को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर जो है आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और एक आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए अनिवार्य होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि। ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजर्स के कार्यों को करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि MS ऑफिस। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की क्षमता में वृद्धि करते हैं, ठीक है, जिसे कंप्रेशन टूल्स या फाइल बैकअप सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। अपन बात करेंगे यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि OS, यह सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रकार होता है। इसके बिना कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। तो क्वेश्चन ये आ गया एग्ज़ाम में कि किस के बिना कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। इसे कंप्यूटर की आत्मा कहा जाता है। इसके जो कार्य हैं, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट। इसे यूनिक्स, लिनक्स और विंडोज़ MS भी यहाँ पर कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अगर अपन प्रकार देखें यहाँ पर, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार इंटरफेस के आधार पर, एक तो CUI होता है जिसमें कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस होता है। इसमें यूज़र कमांड के माध्यम से प्रत्येक कार्य को करता है। अन्य क्या क्या नाम है, CLI और TUI। CLI का मतलब कमांड लाइन इंटरफेस बोलते हैं। TUI का मतलब होता है आपके टेक्स्ट यूज़र इंटरफेस यहाँ पर होता है। अब GUI की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेके चल रहे हैं अपन यहाँ पर। GUI का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें चित्रों की सहायता से यूजर अपने कार्यों को करता है, यह यूजर के लिए आसान होता है। VUI का मतलब होता है वॉइस यूजर इंटरफेस। इसमें यूजर की आवाज़ के द्वारा कार्य कर सकता है, मतलब अपनी आवाज़ से अपन कुछ भी काम कर सकते हैं, आवाज़ के माध्यम से, है सीरी करके बोल के, ठीक है। बढ़िया, वो जो भी नहीं बोला, नहीं तो अभी इसमें चक्कर पड़ जाता। अभी TUI की बात करें, टच यूजर इंटरफेस की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर। GUI गेस्चर यूजर इंटरफेस, ये होते हैं। सोर्स कोड के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं वो देखने वाली बात है। सोर्स कोड के आधार पर अगर अपन देखें यहाँ पर, तो एक तो ओपन सोर्स होता है, एक क्लोज सोर्स होता है। ओपन सोर्स में ऐसे सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड फ्री में उपलब्ध होता है, जैसे लिनक्स हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, लेबर ऑफिस हो गया। और ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके सोर्स फ्री में उपलब्ध नहीं होते, जैसे विंडोज़ होगी, यूनिक्स हो गया, MS DOS हो गया, ये फ्री में नहीं मिलते, इनमें पैसे लगते हैं आपके, है ना। कई सारी चीज़ें होती है सॉफ्टवेयर जिसमें आपको क्या देने पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते हैं। तो ये चीज़ें हैं आपके सामने। अगला पॉइंट, भारत का प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम BOS है, जिसे भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन कहा जाता है। कुछ प्रसिद्ध जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे देखते हैं अपन आगे। एंड्रॉयड की अपन बात करेंगे यहाँ पे। एंड्रॉयड गूगल द्वारा विकसित है, सही बात है, 2008 में आ गया था। जनक है एंडी मरे, और जावा प्रोग्रामिंग भाषा में बनाया गया है। तो कुछ चीज़ें हैं जो यूज करती है इंटरफेस यहाँ पर। तो CBM जो नोकिया कंपनी यूज करती है। मैकिनटॉश है जो PC यूज होता है एप्पल का, एप्पल के PC में ये मैक यूज़ करते हैं ना, मैक OS, वही है। एप्पल के फ़ोनों में iOS यूज होता है, और सैमसंग में बड़ा, और ब्लैकबेरी यूज करती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके सामने। इसके अलावा अगर अपन देखें यहाँ पर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर है, कंप्रेशन टूल्स है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो फाइल के आकार को कम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसे WinZip और WinRAR भी इसके नाम हैं।
फाइल बैकअप की बात करें तो किसी फाइल को मूल स्रोत के अलावा किसी अन्य जगह स्टोर करना फाइल बैकअप कहलाता है। नया चैप्टर आने जा रहा है आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट, MS ऑफिस। MS ऑफिस नया चैप्टर नई उमंग नई उत्साह के साथ देखेंगे आप लोग। मैं आपको फिर बता दूं, आपको ये पूरी PDF 21 रुपये में मिलने वाली है। आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे और पेटीएम फ़ोनपे नंबर भी यही है जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ स्क्रीन पर, हालांकि मैं पट्टी लगा दूंगा नीचे। अभी तक 200-250 बच्चों ने मेरे से ख़रीदे हैं, स्टूडेंट्स मेरे फ्रेंड जो भी हैं, उन सब ने मेरे से अभी तक ये PDF ले लिए। आप पीछे नहीं रहिए क्योंकि अब समय कम है, जितनी जल्दी हो सके आप इसे प्राप्त कर लें और इस वीडियो को बार बार देखें और आपका एक ही बार में पूरा कंप्लीट कंप्यूटर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो मेरा नंबर है यहाँ पर 9461620570। इस नंबर पर आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दें। 21 रुपये में मात्र आपको पूरी PDF यहाँ पर मिल जाएगी। MS ऑफिस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा कार्यों को करने ऑफिशियली कार्य ना करने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर का समूह है। इसमें निम्न सॉफ्टवेयर आते हैं। अब क्या क्या सॉफ्टवेयर इसके अंदर आते हैं वो देखेंगे अपन यहाँ पे। MS वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, एसेज आता है, आउटलुक आता है, पब्लिशर आता है, वन नोट आता है, शेयर पॉइंट आता है, ETC चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो कई चीज़ें हैं जो हमें समझ में आनी चाहिए। आगे देखेंगे MS वर्ड क्या होता है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो अपन MS वर्ड के बारे में देखने जा रहे हैं यहाँ पे। यह एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से लिखने का कार्य किया जाता है। लेटर, बुक, रिपोर्ट, न्यूज़ इत्यादि को लिखा जा सकता है। दुनिया का प्रथम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रिक पेंसिल जिसे अपन कहते हैं वो रहा है। कंप्यूटर में MS वर्ड को ओपन कैसे किया जाता है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि MS वर्ड को ओपन कैसे किया जाता है। इसे विंडोज़+R बटन दबाएंगे तब भी खुल जाएगा, या फिर Win+R बटन दबाएंगे तो रन डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें आपको टाइप करना है winword.exe, फिर आपका ऑप्शनल हो जाएगा, फिर आपको एंटर की दबाते ही आपका ये चीज़ें खुल जाती है। MS वर्ड की विंडोज़ का परिचय क्या है वो देखने वाली बात है। परिचय देख लेते हैं अपन। टाइटल बार होता है एक तो इसमें। वर्ड के सबसे ऊपरी पट्टी को टाइटल बार कहा जाता है, सबसे ऊपर। इसमें वर्ड की फाइल का नाम दिखाया जाता है। MS वर्ड की फ़ाइल का बाय डिफ़ॉल्ट नाम document1 होता है। MS वर्ड की फ़ाइल का एक्सटेंशन जो होता है पुराने वर्जन में .doc होता है और नए वर्जन में x लास्ट में लगा होता है .docx, ठीक है। अब अपन QAT की बात कर लेते हैं यहाँ पर। QAT मतलब क्विक एक्सेस टूल बार। टाइल बार के बाएं भाग पर स्थित बार होती है। इसमें 3 टूल्स होते हैं, एक तो सेव होता है, अंडू होता है और एक रेडो होता है। सेव का मतलब Ctrl+S से भी आप यूज़ कर सकते हैं, अंडो मतलब Ctrl+Z और रेडो मतलब Ctrl+Y। आगे बढ़ो। रिबन की बात करें तो टाइटल बार के नीचे स्थित पट्टी को रिबन कहा जाता है। इसके 3 भाग होते हैं जिसमें टैब हो गया, ग्रुप हो गया और एक आपका टूल्स हो गया। टूल टिप्स की बात करें, किसी टूल्स पर पॉइंटर को थोड़ी देर रोकने पर जो टेक्स्ट आता है उसे टूल टिप्स कहते हैं। रोलर बार की अगर अपन बात करें, इसके द्वारा वर्ड में कर्सर को एडजस्ट किया जाता है जिसमें टॉप और लेफ्ट होता है। स्क्रॉल बार की बात करें, इसकी सहायता से पेज को मूव किया जाता है राइट और बॉटम। नेक्स्ट जूम बार की बात करें, जूम बराबर जूम नहीं, जूम बार की। जूम बार इसका मिनिमम 10% जूम होता है और बाय डिफ़ॉल्ट कितना रहता है 100%, और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं 500। भाई मिनिमम कितना 10%, बाय डिफ़ॉल्ट कितना दिखेगा नॉर्मल 100 और हम कितना कर सकते हैं 500 मैक्सिमम, ठीक है। स्टेटस बार की बात करें तो MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में समझ जानकारी प्राप्त होती है यहाँ से, ठीक है। फाइल टैब की बात करें, कई बार क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं हमारे। अगर हमें नया डॉक्यूमेंट लाना है तो Ctrl+N का अपन यूज़ करेंगे। ओपन के लिए Ctrl+O, पहले से सेव फाइल को ओपन करने के लिए सेव, Ctrl+S फाइल सेव करने के लिए Ctrl+H, F12 का यूज़ करेंगे फाइल को उसके नए नाम नए टाइप के माध्यम से सेव करना। प्रिंट Ctrl+P लिखेंगे अपन, टाइप करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर देगा ये, ठीक है। इसके अलावा प्रिंट रिव्यू Ctrl+F2 करेंगे तो प्रिंट को होने से पहले डॉक्यूमेंट्स को देखना हो जाता है। क्लोज करने का मतलब कंप्यूटर Ctrl+W तो एक्टिव फाइल को क्या कर देगा, ये क्लोज कर देता है यहाँ पर। होम टैब की बात करते हैं अपन यहाँ पर। होम टैब की बात करें, ये MS वर्ड का बाय डिफ़ॉल्ट टैब है। इसमें 5 ग्रुप होते हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिट। क्लिपबोर्ड की बात करें तो इसमें कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर यहाँ पर होता है। आगे देखेंगे अपन यहाँ पर कट की बात करें और कॉपी की बात करें तो कट की बात करें तो Ctrl+X सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को एक जगह से हटाना, Ctrl+C सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को कॉपी करना होता है। पेस्ट की बात करें तो कट या कॉपी किए गए ऑब्जेक्ट को पेस्ट करना होता है, Ctrl+V इसके अंदर लिखा होता है। फॉर्मेट
फॉर्मेट पेंटर, इस टूल्स के द्वारा फॉर्मेटिंग को कॉपी या पेस्ट किया जाता है। फॉर्मेट पेंटर कॉपी में ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी होता है, और फॉर्मेट पेंटर पेस्ट में ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी होता है, जिसमें आपको पेस्ट किया जाता है। ठीक है। फ़ॉन्ट ग्रुप की अगर अपन बात करें, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट तो कैलिबरी होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कैलिबरी होता है। बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ या तो 8 होता है, और मैक्सिमम कितना होता है आपका 72 होता है बाय डिफ़ॉल्ट, 8 या 72। बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ की बात करें तो 11 होता है। यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है, यहाँ पर 11 भी होता है। चलो आगे बढ़ो। फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट स्टाइल की बात करें तो रेगुलर बाय डिफ़ॉल्ट कैसा होता है, रेगुलर होता है। बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी करना है, इटालिक करने के लिए कंट्रोल प्लस आई करना है, एड इटालिक बोल्ड इटालिक करने के लिए कंट्रोल प्लस बी प्लस आई करना पड़ता है। ठीक है। अंडरलाइन की बात करें तो कंट्रोल प्लस यू कर लो, जिससे आपका सिलेक्ट टेक्स्ट के नीचे लाइन खींचना हो जाता है। स्ट्राइक थ्रू की बात करें तो अक्षरों के बीच लाइन खींचना हो जाता है, जैसे ये इस प्रकार से। ठीक है। सब स्क्रिप्ट की बात करें तो अक्षर को बेस लाइन के नीचे लिखना, यानी कि S2 ये 2 नीचे लिखा ना अपन ने, ये 2 यहाँ नीचे लिखा, तो इसको नीचे लिखना। तो इसकी एक ट्रिक भी होती है, कंट्रोल प्लस और आपको बराबर यानी कि इक्वल का टाइप करना है, जिससे भी आप नीचे सब स्क्रिप्ट लिख सकते हो यहाँ पर। आगे समझ में आप लोगों को बात। तो इस तरीके से भी आप अपना, एक होता है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है अक्षरों को बेस लाइन के ऊपर लिखना, जैसे ये x स्क्वायर हो गया, घात लगाना कुल मिलाकर, जिसमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस लिखा जाता है। ठीक है, जैसे ये ऊपर बार लग जाता है। फिर इसके बाद पैराग्राफ ग्रुप की बात करें अपन, इसमें निम्न टूल्स होते हैं, जिसमें बुलेट एंड नंबरिंग होती है सबसे पहले। अब बुलेट एंड नंबरिंग का मतलब है इस टूल्स के द्वारा पैराग्राफ के पहले बिंदुओं को जोड़ा जाता है। मतलब ये शुरू में पॉइंट लगाते हैं ना अपन, जैसे स्टार लगा लिया पॉइंट, तो इसमें लिखा जाता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। चलो आगे बढ़ो। इंडेंट क्या होता है, इसको देख लेंगे अपन। इंडेंट जो होता है पैराग्राफ और पेज के मध्य की दूरी को इंडेंट कहा जाता है। पहला है इंक्रीज इंडेंट, राइट इंडेंट और प्लस इंडेंट, कंट्रोल प्लस एम होता है। डिक्रीज इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट या माइनस इंडेंट, ये होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। हैंगिंग इंडेंट होता है कंट्रोल प्लस टी, और फर्स्ट लाइन इंडेंट भी यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिलता है। सॉर्ट की बात करें तो डाटा को तार्किक अनुक्रम सॉर्टिंग कहलाता है, यानी कि या तो ऐसे जेड में जमाओ या फिर जेड को ऐसे जमाओ, यानी कि तार्किक अनुक्रम जो होता है सॉर्ट करना कहलाता है। ठीक है। चलो सो हाइड, कंट्रोल प्लस स्टार, इसके द्वारा वाइट स्पेस को दिखाया जाता है। एरो के लिए टेप, पॉइंट के लिए स्पेस बार, और एंटर दबाएंगे तो इस प्रकार से चिन्ह हमारे को देखने को मिलेगा, जिसे बोलते हैं पिलक्रो। अलाइनमेंट की बात करें अपन, यहाँ पर अलाइनमेंट क्या होता है, अलाइनमेंट बिगड़ जाता है ना, लेफ्ट राइट बीच में, और फिर पूरा का पूरा कंप्लीट। तो वह कैसे लिखते हैं अपन पूरे पैराग्राफ को, अगर पूरे पैराग्राफ को अपन को लेफ्ट में लाना है तो कंट्रोल प्लस एल, यानी कि लेफ्ट अलाइनमेंट बाय डिफ़ॉल्ट ये रहता है। कंट्रोल प्लस आर के लिए राइट में आ जाएगा, कंट्रोल प्लस ई सेंटर में आ जाएगा, और जे मतलब जस्टिफाई हो जाएगा पूरा का पूरा। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो क्या रहता है आपका लेफ्ट में रहता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपका लेफ्ट में ही रहता है हमेशा। ठीक है। लाइन स्पेसिंग की अगर अपन बात करें तो दो लाइनों के मध्य दूरी को लाइन स्पेसिंग कहा जाता है। इसके प्रकार सिंगल लाइन स्पेसिंग कंट्रोल प्लस 1, डबल लाइन स्पेसिंग कंट्रोल प्लस 2, डेड लाइन स्पेसिंग आपका हो जाएगा 1.5 लाइन स्पेसिंग, यानी कि कंट्रोल प्लस 3। एग्जैक्टली लाइन स्पेसिंग और एट लिस्ट क्या होता है, बिल्कुल नॉर्मल रहता है। मल्टीपल भी वैसे ही रहता है आपके सामने। ठीक है, जितना मल्टीपल आपको करना है उतना। फिर आगे बात करेंगे अपन यहाँ पर एडिटिंग ग्रुप। फाइंड करना है किसी चीज़ शब्द को तो कंट्रोल प्लस एफ लिखेंगे, किसी भी शब्द को डॉक्यूमेंट में ढूंढना। रिप्लेस करना है तो कंट्रोल प्लस एच का बटन अपन यहाँ पे दबाएंगे। गो टू पे जाना है तो कंट्रोल प्लस जी या F5 पर जाना पड़ेगा अपन को। ठीक है, डॉक्यूमेंट में किसी पेज नंबर और बुक मार्क को आदि पर जाना हो तो। अब अपन सिलेक्ट की बात करें तो सिलेक्ट क्या होता है, शिफ्ट प्लस एरोज के बटन दबाएंगे, माउस क्लिक के द्वारा, डबल क्लिक के द्वारा, ट्रिपल क्लिक के द्वारा। डबल क्लिक के द्वारा किसी शब्द को सिलेक्ट करना हो जाता है, और किसी भी पैराग्राफ, और ट्रिपल क्लिक का मतलब होता है किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करना यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो F8 के क्या क्या यूज है यहाँ पर वो देखने वाली बात है। अगर F8 को 2 बार दबाएंगे तो एक शब्द का सिलेक्शन होता है, 3 बार दबाएंगे तो सेंटेंस का सिलेक्शन होता है, 4 बार दबाएंगे तो पैराग्राफ का सिलेक्शन होता है, 5 बार दबाएंगे तो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा कंट्रोल प्लस ए। इंसर्ट की अगर अपन बात करें यहाँ पर तो पेजेस, जो पेज ब्रेक होते हैं वो कैसे होते हैं, कंट्रोल प्लस एंटर, इसके द्वारा पेज के 2 हिस्सों में बंट जाता है। टेबल्स की बात करें तो रो और कॉलम में बनी आकृति को टेबल्स कहा जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट होता है 5 कॉलम और 2 रो, 5 × 2, 5 तो कॉलम होती है, और जो 2 होती है आपके क्या होती है, रो होती है।
लिंक की बात करते हैं अपन यहाँ पर। लिंक, हाइपर लिंक होता है कंट्रोल प्लस के, क्या होता है आपके कंट्रोल प्लस के होता है डॉक्यूमेंट्स के किसी वर्ड पर किसी फाइल को ऐड करना। हाइपर लिंक का जो कलर है वो कैसा होता है, ब्लू। ओपन हाइपर लिंक का कलर पर्पल होता है। ये जो अपन बीच बीच में कुछ लिंक डाल देते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, उसी वेबसाइट पे आ जाते हैं ना, उसे बोलते हैं हाइपर लिंक अपन। बुक्स मार्क किसे कहते हैं अपन यहाँ पर, बुक मार्क होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5। डॉक्यूमेंट्स के किसी भी पेज पर जल्दी से पहुँचने के लिए लगाए गए मार्क बुक मार्क्स कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। क्रॉस रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस का मतलब डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग पेज को आपस में जोड़ने के लिए कमेंट लिखते हैं तो AH प्लस कंट्रोल प्लस M। MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स के किसी भी शब्द को कमेंट करना। ठीक है, हेडर एंड फुटर जिसकी अपन बात करेंगे यहाँ पर, हेडर एंड फुटर। हेडर की बात करें तो AH प्लस N प्लस H डेट्स के साथ। इसके द्वारा प्रत्येक पेज के टॉप पे समान टेक्स्ट को जोड़ा जाता है। फुटर मतलब ऑल्ट प्लस, ऑल्ट है ये, ऑल्ट है ना, ऑल्ट है ये, ऑल्ट प्लस N प्लस O, यानी कि प्रत्येक पेज के बॉटम में किसी टेक्स्ट को जोड़ना। पेज नंबर की बात करें, इसकी सहायता से प्रत्येक पेज पर नंबरिंग की जाती है। टेक्स्ट ग्रुप की बात करें तो ड्रॉप कैप, इसमें हो जाता है ऑल्ट N और RC, ये ड्रॉप कैप के एग्जाम्पल्स हैं, कीज हैं उसकी। पैराग्राफ के पहले अक्षर को बड़ा करना, बाय डिफ़ॉल्ट 3 लाइन में होता है, मैक्सिमम 10 लाइन कर सकते हैं अपन। ठीक है, ये आजकल बाय डिफ़ॉल्ट के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इसलिए तो मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ आपको। डेट एंड टाइम की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में वर्तमान की डेट और टाइम जोड़ने के लिए ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस T, यानी कि टाइम पे चले जाओ, ऑल्ट प्लस T शिफ्ट प्लस D तो डेट पे आप जा सकते हो। इक्वेशंस की अगर अपन बात करें तो इक्वेशन समीकरण ऑल्ट प्लस बराबर, इसकी सहायता से गणितीय समीकरणों को लिखा जाता है। सिंबल CRTM, C के लिए ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस C, R के लिए ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस R, और TM के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस T यहाँ पर हो जाता है। वाटर मार्क की बात करें, मेन डॉक्यूमेंट के पीछे लगा धुंधला टेक्स्ट वाटर मार्क कहलाता है। इसे घोस्ट टेक्स्ट भी कहा जाता है। ये जैसे वाटर मार्क लग रहा है ना भूपेंद्र सर, ये देखो आप, ये वाला। लेआउट टेप की बात करते हैं अपन यहाँ पर। लेआउट टेप क्या होता है, चलो इसको देखते हैं अपन यहाँ पर। पेज सेटअप, मार्जिन, पेज के चारों ओर खाली स्थान छोड़ना, टेप, बॉटम, लेफ्ट और राइट, इसे बोलते हैं मार्जिन। इसके बाद आता है गटर मार्जिन। गटर मार्क, पेज में बाइंडिंग साइड को छोड़ा गया स्पेस, बाइंडिंग साइड को, जैसे ये पेज है इसका बाइंडिंग साइड एक तो ये रहा और एक ये रहा, इसको छोड़ दिया, इसको लेफ़्ट और टॉप को, जैसे पोजीशन क्या रहती है टॉप और लेफ़्ट, बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट होती है। ठीक है, स्पेस छोड़ देते हैं बाइंडिंग करने के हिसाब से। ओरिएंटेशन है, MS वर्ड में पेज ओरिएंटेशन 2 प्रकार के होते हैं, पोर्ट्रेट बाय डिफ़ॉल्ट और एक लैंडस्केप होता है। पोर्ट्रेट और बाय डिफ़ॉल्ट होता है पोर्ट्रेट यूँ, और बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट होता है, बाकी अपन को करना पड़े तो लैंडस्केप कर लेते हैं अपन। ठीक है, चलो। साइज़ जो होती है MS वर्ड का बाय डिफ़ॉल्ट पेपर साइज़ A4 साइज़ होती है, पता है आपको अच्छे से। ठीक है, कॉलम की बात करें तो MS वर्ड में लिखे टेक्स्ट को कॉलम में बांटना, मैक्सिमम 45 बांट सकते हैं अपन। ठीक है, हाइफेंशन, जैसे अपन हाइफेन बोलते हैं, शब्दों के अंत में लगाए गए हाइफेन चिन्ह को, जैसे ये नीचे, जैसे मेरा नाम है भूपेंद्र, तो ये ऐसे पीछे की तरफ जो ये डॉट 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 लगाते हैं ना अपन, इसे बोलते हैं हाइफन। तो हाइफेनेशन कैसे होता है, इस प्रकार से यहाँ पर होता है। रेफरेंसेस की बात करें अपन यहाँ पर, रेफरेंसेस क्या होते हैं। रेफरेंसेस जो होता है फुट नोट और एंड नोट की तरह होते हैं। यहाँ पे फुट नोट का मतलब ऑल्ट प्लस कंट्रोल F, किसी पेज पर कठिन शब्दों के अर्थ को बताने के लिए लगाए गए नोट्स, बहुत सही। एंड नोट का मतलब है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस D, डॉक्यूमेंट्स के अंत पर लगाए गए नोट्स। ठीक, मेलिंग्स क्या होती है यहाँ पर। मेलिंग्स MS वर्ड की एक सुविधा है जिसके माध्यम से एक ही मैसेज को अनेक लोगों तक भेज सकते हैं। इसकी प्रक्रिया 5 स्टेप में पूरी होती है। क्रिएट, स्टार्ट मेल, मर्ज, राइट एंड स्टार्ट फील्ड, प्रीव्यू, रिजल्ट और फिनिश। इस प्रकार से आप कई लोगों को एक साथ भेज सकते हैं। रिव्यू टैब की बात करें तो रिव्यू टैब क्या होता है, प्रूफिंग ग्रुप होता है, स्पेलिंग ग्रामर होता है, F7 होता है। इसका मतलब F7 से आप स्पेलिंग और ग्रामर को चेकअप यहाँ पर कर सकते हैं। स्पेलिंग एरर, वर्तनी त्रुटि में शब्दों के नीचे लाल रंग की लाइन आती है। अगर शब्द के नीचे हरे या नीले रंग हो तो यह ग्रामर एरर को दिखाता है, ग्रामर एरर को दिखाता है, और नीचे लाइन ऐसे खींचे आ जाती है कंप्लीट से। ठीक है ना। द सारस, जिसे अपन कहते हैं यहाँ पर
शिफ्ट प्लस F7, इसकी सहायता से शब्दों के पर्यायवाची शब्द फाइंड किए जाते हैं। वर्ड काउंट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस G का यूज़ किया जाता है, जिसकी सहायता से वर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। व्यूज़ की अगर अपन बात करें तो डॉक्यूमेंट जो व्यू है आपके यहाँ पे MS वर्ड में व्यूज़ कुल 5 प्रकार के होते हैं। एक तो प्रिंट लेआउट होता है बाय डिफ़ॉल्ट तो क्या होता है आपका प्रिंट लेआउट होता है। और वेब लेआउट जो होता है डॉक्यूमेंट्स को वेब पेज पर देखने में उपयोगी होता है। रीड मोड की अगर बात करें तो फुल स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट्स को देखना हो जाता है। आउटलाइन की बात करें तो यह बिंदुओं के माध्यम से केवल टेक्स्ट को देखना हो जाता है। ड्राफ्ट की बात करें तो नोटपैड में मोड डॉक्यूमेंट्स को दिखाना हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, चलो MS Excel की अगर अपन बात करें, MS Excel क्या होता है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। यह कार्य शीट में होता है। इसका उपयोग गणितीय कार्यों में उपयोगी है। दुनिया का पहला स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर विजिकल्स है यहाँ पर। ठीक है, विजिकल्स जिसे अपन कहते हैं। MS Excel को ओपन करना Win+R, ये रन होता है डायलॉग बॉक्स में, और Excel EXE लिखा जाता है इसके अंदर। ठीक है, चलो एक्सेल के फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है, बुक 1। फाइल का एक्सटेंशन ओल्ड वर्जन में XLS होता है, अब XLX हो गया यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए थोड़ा सा। सेल होता है, फिर सीट आती है, फिर वर्कबुक बनती है, फिर वर्क स्पेस होता है इसके अंदर, ये इसकी क्रियाविधि होती है। सेल की अगर बात करें अपन, इसमें सेल की बात करें तो ये एक्सेल की सबसे छोटी इकाई है। ये बीच बीच के जो सेल्स होते हैं यहाँ पर, जैसे मैं बताऊँ तुम्हारे को, ये जितने भी बॉक्स बन रहे हैं बीच में, ये सब क्या है आपके सेल्स होते हैं। ठीक है, सेल्स के समूह को सीट कहा जाता है, बहुत बढ़िया। रो और कॉलम के प्रतिशत बिंदु को सेल्स कहा जाता है, सही है। प्रत्येक सेल को एक अद्वितीय पता होता है, बिल्कुल सही है। सेल में एंटर होने वाले डाटा वैल्यू को फॉर्मूला बार में देखा जाता है, बिल्कुल सही बात है। रो का मतलब होता है सेट का क्षैतिज भाग, जो सीधा सेट भाग होता है। रो हेडिंग 1 2 3 से लगाकर एक जो 10 48 576, यानी कि 1 2 इकाई दही सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 10,48,576 इसमें मैक्सिमम क्या होती है, रो होती है। मैक्सिमम रो कितनी होती है आपके 10,48,576। ये क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम में। कॉलम की बात करें तो सीट का ऊर्ध्वाधर भाग। कॉलम की हेडिंग ABCD शुरू होती है, एक्सेप्ट D तक ख़त्म होती है। जो एक सीट पर अधिकतम जो कॉलम होते हैं वो होते हैं 16,384, यह तो कॉलम ध्यान रखने हैं आपको। और 10,48,576, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपके सामने चीज़ें हो जाती है। सेल एड्रेस की अगर अपन बात करें, यहाँ पर कलर्स थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पे सेल एड्रेस की बात करें अपन, सेल एड्रेस कॉलम और रो में मिलकर बने होते हैं। पहला सेल एड्रेस A1 होता है। आखिरी सेल एड्रेस एक्सेप्ट D 10,48,576 यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, यानी कि A1 पहला सेल एड्रेस। आखिरी सेल एड्रेस क्या हो जाता है, ये वाला, ये याद करके जाना है आपको, है ना। फॉर्मूले बार की बात करें तो रिबन के नीचे स्थित बार को फॉर्मूला बार कहा जाता है। सेल में एंटर होने वाले डाटा को वैल्यू को दिखाता है। प्रकार है इसके कॉलम्स जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, और एक एक्सपेंड करना हो तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस U दबाना पड़ता है। नेम बॉक्स की अगर अपन बात करें तो फॉर्मूला बार के बाएं भाग पर स्थित बॉक्स होता है, इसमें सेल एड्रेस दिखाया जाता है। सेल रेंज की अगर बात करें तो सेल रेंज को आज से उस रेंज के अंतर्गत आने वाली समस्त सेल से होता है, जिसका निर्धारण कॉलम जो ये डबल पॉइंट होते हैं चिन्ह से किया जाता है। A1 अनुपात B20 से आज से है A1 से B20 तक की समस्त सेल। हाँ, इसका मतलब ये होता है सेल से डाटा एंट्री करना। सेल से डाटा एंटर करने के लिए निम्न की काम में ली जाती है, टैब की, एंटर की, एरो की, फॉर्मूला बार में स्थित एंटर बटन। तो सेल में डाटा एंट्री करने के लिए टैब की यूज़ की जाती है, एंटर की, एरो की, या फिर फॉर्मूला बार टी में भी इसका यूज यहाँ पर किया जाता है। सेल में एंट्री को कैंसिल कैसे किया जाता है, एस्केप से या कैंसिल बटन दबाकर फॉर्मूला बार में जो स्थित होता है। सेल वैल्यू को अगर एडिट करना होता है तो F2 दबाएंगे या फिर माउस को लेफ्ट डबल क्लिक करेंगे, जिसमें हो जाएगा वो। तो इसके अलावा एक्सेल का बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कैलिबरी होता है। एक्स में बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज 11 PT होता है, मिनिमम 1 या 8 होता है, मैक्सिमम 409 या फिर 72 यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। रैप टेक्स्ट की अगर अपन बात करें तो रैप टेक्स्ट ऑल्ट प्लस एंटर से आता है। सेल में लाइन अलग करके डाटा एंट्री करने में उपयोगी होता है। ऑटो सम की बात करें तो ऑल्ट प्लस बराबर सेलेक्ट सेल में स्थित वैल्यू को जोड़ने में उपयोगी हो जाता है यहाँ पर। फिल्टर की अगर अपन बात करें, यहाँ पर फिल्टर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L, डेटा को कम करके दिखाना।
टेबल, एक्सेल में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्ट की है ये। चार्ट की अगर अपन बात करें यहाँ पर, चार्ट क्या होता है, डाटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को चार्ट कहा जाता है। शॉर्टकट की F11, न्यू चार्ट सीट बोलते हैं इसको अपन। ऑल्ट प्लस F1, सेम सीट पर चार्ट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट चार्ट क्या होता है, कॉलम चार्ट होता है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब कुछ जैसे बराबर सम और 23 लिखेंगे, 23 तो बराबर 20 + 30 हो जाता है। फंक्शन ये यूज़ करेंगे तो फॉर्मूला ये लग जाएगा आपको, ठीक है ना। बराबर सम लिखेंगे तो सम हो जाएगा 20 + 30 कितने हो जाएंगे, 50। फंक्शन का मतलब पूर्व परिभाषित फॉर्मूला को फंक्शन कहा जाता है। ये यूजर द्वारा परिभाषित किए जाते हैं। ये इस तरीके से अपन टाइप करेंगे तो ये चीज़ घटित हो जाएगी हमारे सामने। तो अपन कुछ बातें करेंगे यहाँ पर फंक्शन लिखने के नियम। सबसे पहले बराबर यूज करेंगे। फंक्शन या फॉर्मूला की शुरुआत बराबर के चिन्ह से होती है। फिर फंक्शन का नाम लिखेंगे, फिर कोष्टक लगाएंगे, छोटे ब्रैकेट से शुरू करेंगे, फिर सेल रेंज लिखेंगे, सेल रेंज कहाँ से कहाँ तक की है। फिर उसके बाद कोष्टक, छोटे कोष्टक को बंद करेंगे, फिर क्या लगा देंगे अपन, एंटर दबा देंगे। ये इसका तरीका होता है अगर आपने कभी प्रैक्टिकल किया हो। फंक्शन सबसे पहले बराबर सम, इसकी सादा संख्याओं को जोड़ा जाता है। जैसे ये संख्या जुड़ गई आपके सामने, इस प्रकार से आपकी सारी वैल्यू जुड़ जाती है। फिर आता है एक बराबर सम SQ, यह दी गई संख्याओं को वर्ग, क्यू का मतलब क्या हो जाता है, वर्ग करके जोड़ना, ठीक है, वर्ग करके जोड़ना। क्यू का मतलब स्क्वायर, SQ का मतलब क्या हो गया, स्क्वायर करना, यानी कि वर्ग करके जोड़ना, सम। इसी वजह से SQRT हो गया आपके सामने यहाँ पर। जैसे SQRT हो गया, वर्गमूल आ गया, स्क्वायर रूट आ गया, तो स्क्वायर रूट वर्गमूल दिखा देगा यहाँ पर, वर्गमूल कर दिया। पावर करवा दिया, तो किसी संख्या का घातांक मान निकालना है तो 4 की पावर 3 आ गया। तो इस प्रकार से ये प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट करना है तो प्रोडक्ट मतलब आपस में गुणा करना। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, गुणा करना। PI का मतलब होता है पाई का मान निकालना। ये सब चीज़ें आपके सामने इसमें हो जाती है आराम से। एवरेज निकालना तो एवरेज निकाल देते, औसत मान, ठीक, कंप्लीट से। मिनिमम मैक्सिमम निकालना हो तो मिनिमम मैक्सिमम निकाल देता है, मैक्सिमम निकालना हो तो मैक्सिमम निकाल देता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल सिंपल है। सीलिंग की बात करें, वैल्यू को बढ़ाता है। फ्लोर की बात करें, वैल्यू को घटाता है। काउंट की बात करें तो अंकों से भरी सेल को काउंट करता है ये। काउंटा की अगर अपन बात करें तो ये भरी हुई सेल को काउंट करता है। काउंट ब्लैंक की बात करें, खाली सेल को काउंट करता है। इसके अलावा लेंथ की बात करें, टेक्स्ट की लंबाई, लेंथ बताता है कि कितनी लेंथ है इसकी। जैसे लेंथ ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान की लेंथ कितनी है, 9 कैरेक्टर है ना यहाँ पर। लेफ्ट की बात करें तो बाई और कैरेक्टर को बाहर निकालता है, लेफ्ट राजस्थान फॉर, जैसे राजा ऐसे। और ये दाहिनी अक्षर, राइट लगा दोगे तो दाहिनी ओर से अक्षर को बाहर निकाल देगा। जैसे ये थान, जैसे 4 लिख दिया ना अपन ने राजस्थान के साथ 4, तो 4 शब्द निकाल देगा बाहर। नाउ की बात करें तो वर्तमान को, डेट और टाइम को लाने के लिए। टुडे की बात करें, वर्तमान की डेट को दिखाता है। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर MS पावर पॉइंट के बारे में। MS पावर पॉइंट शुरू करने से पहले मैं फिर बता दूँ, ये PDF जो है आपको 21 रुपये में मिलने वाली है। आप मुझे फ़ोनपे या पेटीएम पे 21 रुपये आप मुझे PDF के रूप में 21 रुपये आप मुझे देंगे। ऑनलाइन पेटीएम या फ़ोनपे करेंगे, और इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर भी यही है, इसी पे करेंगे और आपको ये पूरी PDF मिल जाएगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले हर एग्जाम्स के लिए। कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक ही PDF में आपका पूरा कंप्यूटर मैंने आपको पढ़ा दिया है यहाँ पे। लगभग मुझे अभी 1.5 घंटा हो चुका है लगातार पढ़ाते हुए। अभी थोड़ी सी देर में आपका ये कंप्लीट भी हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इसमें कोई करंट वरंट तो होता नहीं है जो चेंज होगा। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये जितना जल्दी हो सके आप इसे खरीदें और अपने जीवन को जिएँ। पावर पॉइंट यह एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। यह स्पीकर या ऑडियंस के मध्य कार्य करता है। दुनिया का प्रथम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एक्सक्यूविजन है, और रन डायलॉग बॉक्स से पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए पावर पॉइंट EXE कमांड का उपयोग किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ओपन होता है। स्लाइड की अगर बात करें तो स्लाइड यह पावर पॉइंट का वर्किंग एरिया होता है। स्लाइड 2 प्रकार की, स्पीकर और ऑडियंस होती है। प्लेस होल्डर की बात करें तो साइड का बिंदुओं से घिरा भाग, जिसमें किसी टेक्स्ट, इमेज, ग्राफ आदि को जोड़ा जाता है। आगे देखेंगे अपन यहाँ पे Ctrl+D डुप्लीकेट स्लाइड होती है। Ctrl+M न्यू स्लाइड होती है। Ctrl+N न्यू प्रेजेंटेशन होता है। Ctrl+G ग्रुपिंग होता है। Ctrl+Shift+G अनग्रुपिंग यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ट्रांजिशन की अगर अपन बात करें यहाँ पर, यह जब एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आती है तो उस दौरान स्लाइड में जो इफेक्ट होता है उन्हें ट्रांजिशन कहा जाता है। एनिमेशन की बात करें तो स्लाइड में लगे हुए ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट, इमेज पर लगाए गए इफेक्ट को एनिमेशन कहा जाता है।
स्लाइड शो की अगर अपन बात करें तो ऑडियंस व्यू होता है और एक स्पीकर व्यू होता है। ऑडियंस व्यू फ्रॉम बिगनिंग में F5 होता है और फ्रॉम करंट स्लाइड में जाना हो तो शिफ्ट प्लस F5 करना पड़ता है। ऑल्ट प्लस F5 यहाँ पर स्पीकर का व्यू दिखाई देने को हमारे को मिलता है। स्लाइड मूवमेंट की शॉर्ट की अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए अपन को इस प्रकार के एरो, एंटर और स्पेस बार की ज़रूरत पड़ती है। प्रीवियस स्लाइड पर जाने के लिए इस प्रकार के एरो या फिर बैक स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। किसी विशेष स्लाइड पर जाना हो तो F5 प्लस एंटर या 5वीं स्लाइड पर पहुँचते ही यहाँ पर जाना होता है। जैसे 6 पे जाना है तो 6 प्लस कर देंगे ऐसे। स्लाइड शो को समाप्त करना एस्केप या फिर हाइफन का बटन दबा दो आप लोग, ठीक है। व्यूज़ की अगर बात करें तो प्रेजेंटेशन व्यू होता है और एक मास्टर व्यू होता है। नॉर्मल व्यू बाय डिफ़ॉल्ट होता है, जो प्रेजेंटेशन व्यू बाय डिफ़ॉल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मल व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है एक, तो एक आउटलाइन व्यू होता है, एक नोट्स पेज व्यू होता है, एक रीडिंग व्यू होता है। मास्टर व्यू में स्लाइड मास्टर, हैंड आउट मास्टर और एक नोट्स मास्टर आपके सामने यहाँ पर होता है। अब अपन नए टॉपिक की बात कर रहे हैं यहाँ पर, नेटवर्क के बारे में। नेटवर्क का मतलब होता है आपके बहुत इंपॉर्टेंट जाल होता है। मैं फिर बता दूं, PDF मात्र 21 रुपये की है। आप मुझे 9461620570, ठीक है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे और जो आप पेमेंट करेंगे 21 रुपये पेटीएम या फ़ोनपे पर, तो आपको ये PDF अवेलेबल वहाँ पर हो जाएगी और आसानी से आपको ये PDF मिल जाएगी। और फटाफट से इस PDF को प्राप्त करें और अपनी तैयारी को सुगम रूप से, सुचारू रूप से जारी रखें। तो नेटवर्क पे चर्चा कर रहे हैं अपन यहाँ पर। 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर जब आपस में कनेक्ट होकर सूचना का आदान प्रदान करते हैं उसे नेटवर्क कहा जाता है। इंटरनेट की बात करें अपन, इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेशनल नेटवर्क, इसे इंटरकनेक्ट नेटवर्क भी कहा जाता है। इंटरनेट WAN का उदाहरण है। यह क्लाइंट सर्वर मॉडल पर कार्य करता है। इसमें इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे कहा जाता है इसे। जनक है विंड सर्फ इसका नाम है, जो इसके जनक है, किसके? नेटवर्क के। कई प्रकार के नेटवर्क है यहाँ पर। बैन है, बॉडी एरिया नेटवर्क। पान, पर्सनल एरिया नेटवर्क, वाईफाई ब्लूटूथ से बना नेटवर्क है ये। CAN, कैंपस एरिया नेटवर्क। LAN है, लोकल एरिया नेटवर्क, लगभग 1 किलोमीटर के एरिया में फैला नेटवर्क। मैन है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, पूरे शहर में बना नेटवर्क। WAN है, वाइड एरिया नेटवर्क, वैश्विक स्तर पर फैला नेटवर्क। VPN की अगर बात करें तो VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसे अपन कहते हैं। डाटा कम्युनिकेशन मीडियम, वायर्ड कनेक्शन, वायरलेस कनेक्शन, तार के साथ संचार या गाइडेड मीडिया या फिर इसे फास्ट भी कहा जाता है। ये तार के द्वारा बनाए जाते हैं। वायरलेस कनेक्शन की बात करें, बेतार संचार होता है। अनगाइडेड मीडिया होती है। अनगाइडेड मीडिया होती है तो फिर ये स्लो होता है। ये तरंगों के माध्यम से बनते हैं यहाँ पे। गाइडेड मीडिया की बात करें, इस प्रकार के कनेक्शन में तारों का उपयोग किया जाता है। पहला है ट्विस्टेड पेयर केबल। ये केबल आपस में मुड़ी होती है, मुड़ी के जुड़ी होती है। जैसे आपने देखा होगा STP सील्ड ट्विस्ट पेयर केबल, UTP अनसील्ड ट्विस्ट पेयर केबल, ये प्रकार होते हैं इसके। इसका उपयोग लेन को बनाने में किया जाता है। ये ध्यान रखना है बस आपको। तो कोएक्सियल केबल, इसमें सिंगल वायर को माध्यम से डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है। उपयोग डिश TV कनेक्शन में इसका यूज करते हैं, कोएक्सियल टेबल से, ठीक है, केबल से। आगे देखेंगे अपन यहाँ पे OFC ऑप्टिकल फाइबर केबल, जनक है नेंद्र कपानी। यह पूर्णांतरिक परावर्तन पर कार्य करती है। डाटा प्रकाश की गति से ट्रेवल करता है। उपयोग WAN बनाने में, इंटरनेट में इसका ही यूज किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर का। वायरलेस कनेक्शन की बात करें तो इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। इसमें डाटा का आदान प्रदान किया जाता है। रेडियो तरंगों की बात करें यहाँ पर, यह सबसे लंबी दूरी तय करने वाली तरंगें हैं। इनका उपयोग लंबी दूरी के संचार में किया जाता है। उपयोग FM रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल में किया जाता है। माइक्रोवेव की बात करें तो इसका उपयोग मोबाइल कम्युनिकेशन में इसका किया जाता है। इंफ्रारेड वेव्स की बात करें, इनका उपयोग TV रिमोट कंट्रोल और AC रिमोट कंट्रोल में किया जाता है। फ़ोनों में भी आता है आजकल, पोको के, रेडमी के में भी, है ना। टोपोलॉजी की बात करें, नेटवर्क की भौतिक आकृतियाँ टोपोलॉजी कहलाती है। ये कई प्रकार की टोपोलॉजी आपके सामने देख पा रहे होंगे आप लोग। अगर ये एक ही लाइन में है तो बस है, स्टार के रूप में है, एक रिंग के रूप में। रिंग ऐसे भी होती है ना, ऐसे भी रिंग बन जाती है कई बार। तो इस प्रकार की भी टोपोलॉजी होती है। इसको ऐसे भी अपन बना सकते हैं। यह ट्री है, एक ट्री के जो विभिन्न शाखाएं चलती है अपने, वो है। एक ये मेज बन जाता है इसे षटकोण पंचकोण के रूप में, ठीक है। चलो, बस टोपोलॉजी क्या होती है? बस टोपोलॉजी ये सबसे आसान टोपोलॉजी है, यह सबसे सस्ती टोपोलॉजी है। इसमें एक ही वायर के माध्यम से नोड को कनेक्ट किया जाता है। इसमें लीनियर टोपोलॉजी के नाम से भी इसे लीनियर टोपोलॉजी के, भाई लीनियर है भाई, एक ही तो है लाइन, है ना, इसलिए लीनियर।
आगे बात करेंगे रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी, इसमें सभी नोड वृत्त के रूप में कनेक्ट होते हैं। वृत्त होता है ना, वृत्त या फिर स्क्वायर के रूप में। सर्कुलर टोपोलॉजी भी इसे कहा जाता है। स्टार टोपोलॉजी की बात करें तो स्टार पता है ना, यूँ बीच में डब्बा फिर स्टार बन जाता है ऐसे, इस प्रकार से हब का प्रयोग करके नेटवर्क बनाया जाता है। इसमें सभी नोड हब के माध्यम से कनेक्ट होते हैं। मैश टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी क्या होता है, सबसे अच्छी टोपोलॉजी मानी जाती है, सबसे महंगी टोपोलॉजी है। प्रत्येक नोड माध्यम में एक दूसरे से कनेक्ट यहाँ पर होते हैं, सही बात है। डाटा कम्युनिकेशन मेथड है। सिंपलेक्स होता है, एक हाफ डुप्लेक्स होता है, फुल डुप्लेक्स होता है। सिंपलेक्स ये एक दिशीय संचार होता है, जैसे एस से आर की तरफ हुआ, जैसे टीवी संचार, जैसे क्या बोलते हैं अपन, टीवी संचार। एक होता है हाफ डुप्लेक्स, दो दिशा संचार लेकिन एक समय पर नहीं। ए से बी में और बी से ए में वाकी टाकी हो जाता है, पहले ए से बी में जाएगा फिर उसके बाद बी से ए में आएगा, ये हाफ डुप्लेक्स होता है। एक फुल डुप्लेक्स का मतलब एक ही समय पर दो दिशा संचार, मतलब ए से बी में और बी से ए में एक ही समय में, जैसे मोबाइल कम्युनिकेशन। नेटवर्किंग डिवाइस, जैसे अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं, नेटवर्किंग डिवाइस क्या है। हब क्या होता है, ये एक डंब डिवाइस है, ये ब्रॉडकास्टिंग का कार्य करता है। स्विच की बात करें, यह एक इंटेलिजेंट डिवाइस है जो मैक एड्रेस का उपयोग करता है, हिस्ट्री सेव जिसे अपन कहते हैं। राउटर की बात करें, मोर इंटेलिजेंट डिवाइस है, ये आईपी एड्रेस का उपयोग इसके अंदर किया जाता है, हिस्ट्री सेव हो जाता है इसमें हिस्ट्री सेव नहीं होती, इसमें हिस्ट्री सेव हो जाती है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं मोडेम की। तो मोडेम मॉड्यूलेटर डिमोड्यूलेटर इसका पूरा नाम होता है, कई बार क्वेश्चन आ गया एग्जाम में। सिग्नल को बदलता है ये, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। इसकी जो स्पीड है वो बीपीएस में यानी कि बिट्स पर सेकंड में मापी जाती है। रिपीटर का मतलब होता है ये सिग्नल को पुनः उत्पन्न करके आगे भेजती है, इसे कहते हैं अपन रिपीटर। फिर अपन थोड़ा सा प्रोटोकॉल के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर प्रोटोकॉल क्या होता है, नियमों के समूह जिसके माध्यम से नेटवर्क में अपनी किसी कार्य को किया जाता है उसे प्रोटोकॉल कहा जाता है। टीएसपी आईपी प्रोटोकॉल होता है अपना, टीएसपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसे इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। ये इंटरनेट की बैकबोन कहा जाता है, इंटरनेट की बैकबोन। तो टीसीपी आईपी को क्या बोल जाता है, इंटरनेट की बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। अगर इंग्लिश में हिंदी में पूछ ले तो इसे बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, नोट कर लेना आप लोग, ठीक है ना। डाटा को पैकेट्स के विभाजित करता है यहाँ पर। HTTP की अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की, ये प्रोटोकॉल सर्वर से वेबसाइट को क्लाइंट कंप्यूटर में भेजता है। नया नाम इसका HTTPS है, सिक्योर, जिसे अपन लास्ट में बोल सकते हैं। ये कई बार क्वेश्चन आया है HTTP का, कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है, इसको याद कर लेना आप लोग। FTP की अगर अपन बात करें तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बोलते हैं, इसका उपयोग कंप्यूटर में फाइल भेजने के लिए किया जाता है। SMTP की बात करें, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बोलते हैं, ईमेल भेजने में इसका यूज किया जाता है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल की अगर अपन बात करें, POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, उपयोग ईमेल को रीड करने में। IMAP इंटरनेट मैसेज एसेज प्रोटोकॉल बोलते हैं, ऑफलाइन मोड पर ईमेल मैसेज को एक्सेस करने में सुविधा इसके अंदर होती है। इंटरनेट का इतिहास देख लेते हैं थोड़ा सा अपन, हिस्ट्री क्या है इसकी। 1969 में ARPANET का विकास हुआ, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क 1969 में विकसित हुआ, अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा विकसित किया गया। इसके अंतर्गत अमेरिका के 4 विश्वविद्यालयों को आपस में कनेक्ट किया गया। फिर आगे क्या बढ़ता गया, 1972 में ईमेल आ गया, 1980 में DECnet आ गया, जो डिजिटल इक्विपमेंट कंपोनेंट नेटवर्क बोला जाता है। फिर 1991 में LPG आ गया, जो वैश्वीकरण हो गया। वैश्वीकरण के बाद 1995 में भारत में इंटरनेट की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। LPG का मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं होता, इसका मतलब लिबरलिज्म और प्राइवेटाइजेशन, और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ये हो जाता है इसका मतलब। भारत में इंटरनेट जो शुरू हुआ आपके 15 अगस्त 1995 को हुआ। ISP कौन था, VSNL यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड। प्रमुख व्यक्ति ब्रजेंद्र कुमार सिंघल थे। भारत इंटरनेट के पिता किसे कहा जाता है, ब्रजेंद्र कुमार सिंघल को। आगे बढ़ो। ISP क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, ऐसी संस्था जो व्यक्ति या संस्थानों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराती है। भारत की प्रथम ISP VSNL, फिर BSNL आ गया है ना, VSNL के बाद। तो ये सारी चीज़ें। IP एड्रेस जो होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद प्रत्येक यूजर्स को दिया जाता है। वर्जन की अगर बात करें अपन, तो IPv4 होता है, एक IPv6 होता है। ये IPv4 जो होता है 32 बीट का होता है, अद्वितीय अंकीय पता होता है इसके अंदर इस प्रकार से, और 128 बीट का होता है, इसमें अल्फ़ा न्यूमेरिकल होता है। बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैक एड्रेस की अगर अपन बात करें तो मीडिया एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस इसे अपन कहते हैं। इसे कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस कहा जाता है। ये 48 बीट का होता है, ठीक है।
www वेब W3 वर्ल्ड वाइड वेब 1989 में विकसित किया गया। जनक है टिम बर्नर्स-ली। समस्त वेब पेज को हाइपरलिंक या हाइपर मीडिया के माध्यम से जोड़ता है। वेब पेज की बात करें पर नेटवर्क का वह स्थान जहां वास्तव में जानकारी उपलब्ध होती है, इसे वेब पेज कहा जाता है। वेबसाइट उसे कहा जाता है जो वेब पेज के समूह को वेबसाइट कहा जाता है। किसी वेबसाइट से पहले पेज को होम पेज कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब अपन बात करेंगे यहाँ पर इंटरनेट शब्दावली की। URL तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसे कहते हैं अपन। किसी वेब पेज के पते को URL कहा जाता है। यह प्रोटोकॉल होता है HTTPS www भूपेंद्र मैथ्स, जैसे मैंने लिखा। डोमेन नेम मेरा क्या हो गया, भूपेंद्र मैथ्स .com का मतलब टॉप लेवल का डोमेन हो गया ये। और मैथ्स नोट्स की बात करें तो फाइल नेम यहाँ पर HTML हो जाता है। तो ये इस प्रकार से URL होता है पूरा। डोमेन नेम की अगर अपन बात करें, किसी वेबसाइट के नाम को डोमेन नेम कहा जाता है। टॉप लेवल डोमेन को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, डोमेन नेम के बाद लिखा हुआ नाम टॉप लेवल डोमेन, बता ही दिया मैंने अभी आपको। टॉप लेवल डोमेन क्या होता है, एक तो जेनरिक TLD होता है और टॉप लेवल डोमेन TLD मतलब टॉप लेवल डोमेन, और एक कंट्री कोड वाला होता है। जेनरिक क्या होता है, जैसे .com हो गया कॉमर्शियल, .org हो गया ऑर्गेनाइजेशन वाला, .gov वाला हो गया गवर्नमेंट वाला, .mil वाला हो गया मिलिट्री वाला, .edu हो गया मतलब एडू का मतलब हो गया एजुकेशन। इसी प्रकार कंट्री कोड के IN का मतलब इंडिया, PK का मतलब पाकिस्तान, AUS का ऑस्ट्रेलिया, US का यूनाइटेड स्टेट। इस प्रकार से चीज़ें हमारे को देखने को मिलती है। वेब ब्राउज़र की अगर अपन बात करें, वेब ब्राउज़र क्या होता है, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसे इंटरनेट का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसकी सहायता से www पर मौजूद वेबसाइट को एक्सेस किया जाता है। आगे देखें, दुनिया का प्रथम वेब ब्राउज़र वर्ल्ड वाइड वेब टेक्स्ट आधारित है। ये नया नाम क्या है इसका, नेक्सस। प्रथम ग्राफिकल वेब ब्राउज़र इरवाइज है, और मोज़ेक भी अपन इसे बोलते हैं। मोज़ेक भी होता है और इरवाइज भी है यहाँ पे, ठीक है। प्रथम व्यावसायिक जो वेब ब्राउज़र है, प्रथम व्यावसायिक वेब ब्राउज़र नेटस्केप नेविगेटर है। प्रथम भारतीय वेब ब्राउज़र एपिक है। एप्पल का ब्राउज़र सफारी है। माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउज़र पहले इंटरनेट एक्सप्लोर था, अब बंद हो गया, अब एज आ गया इसकी जगह, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें, गूगल कंपनी का ब्राउज़र क्रोम है। ये बिल्कुल सिंपल है, और इसमें एक नोड्यू जो करके आता है इनकॉग्निटिव, इसमें गुप्त ब्राउजिंग की जाती है। मतलब अगर आप कुछ भी इसमें ब्राउजिंग करते हो तो वो हिस्ट्री में शो नहीं होता है। आजकल के युवा साथी ज़्यादा यूज करते हैं इनको। सर्च जो इंजन है, यह इस प्रकार की वेबसाइट है जिसके द्वारा www पर मौजूद जानकारी का इंडेक्स तैयार किया जाता है तथा यूजर्स द्वारा सर्च किए गए कीवर्ड्स के आधार पर आउटपुट प्रदान किया जाता है। दुनिया का प्रथम सर्च इंजन एरकी है, और भारत का प्रथम सर्च इंजन गुरुजी है। भारत का प्रथम सर्च इंजन गुरुजी, सही है। कुछ प्रसिद्ध सर्च इंजन जैसे गूगल हो गया, याहू, बिंग है, डक-डक-गो, यांडेक्स है। तो इस प्रकार के कुछ सर्च इंजन है। ब्लॉग की बात करें तो वेब प्लस लॉग हो गया। इंटरनेट पर किसी विषय पर लिखना, ब्लॉगर, ब्लॉग लिखने वाला व्यक्ति। नेटिजन्स का मतलब इंटरनेट, और प्लस सिटीजन्स, इंटरनेट के नागरिकों को नेटिजन्स कहा जाता है। ये अलग ही शब्दावलियाँ चल रही है आज की तारीख में। चैट का मतलब वास्तविक समय पर होने वाली मैसेजिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग बोलते हैं, रियल टाइम कम्युनिकेशन इसे बोलते हैं, इसलिए इसको चैट कहा जाता है। इमोशंस की बात करें, इमोशन नहीं है, इमोकन है। इमोशन प्लस आइकन मिला दो तो भावनाओं को चित्रों के माध्यम से दर्शाता। वो इमोजी नहीं होता है कि इमोजी वो वाले इमोजी, ठीक है। आगे बढ़ो। ईमेल की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर। इलेक्ट्रॉनिक मेल पत्र व्यवहार होता है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से इंटरनेट का उपयोग करते हुए पत्रों को भेजना तथा प्राप्त करना ईमेल कहलाता है। जनक हैं इसके रे टॉमलिंसन 1972। ईमेल को सेंड या रिसीव करने के लिए एड्रेस की आवश्यकता होती है। ईमेल एड्रेस यूजर नेम @ डोमेन नेम, जीमेल, आउटलुक कुछ भी हो सकता है। ESP की बात करें, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, जिसमें जीमेल, आउटलुक, याहू मेल, यांडेक्स मेल या रेडिफ मेल की अपन यहाँ पर बात कर सकते हैं। ईमेल सेंड करना, टू का मतलब हो गया रिसीवर का ईमेल एड्रेस, CC कार्बन कॉपी, BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, सब का मतलब हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट, टाइटल ऑफ मैसेज, टाइटल ऑफ द मैसेज।
अब ये कुछ और शब्दावली है। इनबॉक्स का मतलब है आने वाले मैसेज, आउटबॉक्स का मतलब भेजे गए मैसेज, ड्राफ्ट का मतलब अधूरे मैसेज, स्पैम का मतलब अवांछित मैसेज, अनसोलिसिटेड मैसेज जो आप नहीं चाहते हो कोई मतलब नहीं जिनका, शेड्यूल का मतलब भविष्य में भेजे जाने वाले मैसेज, ट्रेस का मतलब डिलीट मैसेज, जो मैसेज डिलीट कर दिए गए हैं उन्हें अपन ट्रेस यहाँ पर कहते हैं। अब छोटा सा एक टॉपिक और रह रहा था अपने सीपीयू का, वो भी देख लेते हैं। सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह मदरबोर्ड के सीपीयू स्लॉट में स्थित एक हार्डवेयर होता है जिसके द्वारा कंप्यूटर प्रोसेसिंग का काम किया जाता है। इसके अन्य नाम क्या क्या हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, हार्ट ऑफ कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर और प्रोसेसर। दुनिया का पहला सीपीयू इंटेल 4004 है जो 1971 में आया। शुरू भी 1971 में हुआ, बंद 1981 में भी हो गया। 4 बिट का प्रोसेसर था, इसमें 2300 ट्रांजिस्टर लगे थे, 2300 ट्रांजिस्टर। फिर बाद में अपने अगर बात करें तो इंटेल कंपनी की स्थापना 1968 में हो गई थी। संस्थापक गॉर्डन मुर्रे थे और जो इंटेल 4004 बनाया ना वो इसी कंपनी ने बताया, इंटेल ने। संस्थापक है गॉर्डन मुर्रे। इसके अलावा ये एक अमेरिकन कंपनी है जिसका जो पूरा नाम है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है इसका पूरा नाम, ठीक है, बहुत बढ़िया। भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर शक्ति 2018 आईआईटी मद्रास ने बनाया था भाई साहब। ये किसने बनाया था? ये आपके आईआईटी मद्रास ने। सीपीयू के 3 भाग है, एमयू, सीयू, एएलयू। एमयू का मतलब मेमोरी यूनिट, सीयू का मतलब कंट्रोल यूनिट, एएलयू का मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आगे देखेंगे अपन एमयू क्या होता है। एमयू का मतलब होता है सेट ऑफ रजिस्टर्स, रजिस्टर के समूह को एमयू कहा जाता है। यह सीपीयू की आंतरिक मेमोरी है, सबसे छोटी मेमोरी से कहा जाता है। सबसे तेज मेमोरी भी यही है। अस्थायी वोलेटाइल मेमोरी से कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी भी इसे ही कहा जाता है। आगे देखेंगे अपन सीयू। सीयू का मतलब क्या होता है? कंट्रोल यूनिट, नियंत्रण इकाई। इसे नर्व सिस्टम ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर का तंत्रिका तंत्र, कंप्यूटर का तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। कंप्यूटर का तंत्रिका तंत्र नाड़ी तंत्र या स्नायु तंत्र। यह प्रोसेसिंग का काम नहीं करता है। इसके द्वारा विभिन्न हार्डवेयर या डाटा के माध्यम से समन्वय कार्य किया जाता है। एएलयू क्या होता है? एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। सीपीयू का वह भाग जो वास्तव में प्रोसेसिंग जिसके अंदर होती है। इस प्रकार से जो है आपके क्या हो जाता है, पूरी पीडीएफ क्या हो जाती है आपकी कंप्लीट यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। ये पूरा मैंने आपको समझा दिया। इसमें लास्ट में क्वेश्चन आंसर है जो आप खुद अपने हिसाब से करना। फिर जहाँ दिक्कत आए आप पूछ लेना कमेंट करके। मैं फिर से आपको बता दूं कि ये पीडीएफ केवल मात्र आपको 21 रुपये में प्राप्त होने वाली है। 9461620570 इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप या पेटीएम करेंगे ताकि आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, आपने देखा भी होगा, पूरा देखकर आपने सोचा भी होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन। मैं आपका वेट करूँगा, आप जल्द से जल्द इस पीडीएफ को खरीद लीजिए ताकि आपका आने वाला हर एग्जाम बहुत अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।